एक वक्त की बात है जब 10 साल तक गेम की उस जहन्नुमी दुनिया में तिल तिल कर झुलसने के बाद भी वुहान पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब वो टाइम ट्रैवल करके वापस आ चुका था, अपनी सारी क्षमताएं, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और दिल में धधकती बदले की आग लेकर। और कहानी की शुरुआत होती है उस डरावनी घड़ी से जहां सुआ इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधी तड़प रही थी, ये सोचकर कि ये तो बस एक गेम है, जबकि वुहान बेकाबू चीखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, खुद को जबरदस्ती समझाता हुआ कि ये बस रियलिस्टिक गेम है, बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुआ की टूटती फूटती आवाज ने साफ कर दिया कि वो अब और नहीं झेल पाएगी। वो माफी मांगते हुए ढह गई और दूसरी तरफ एक और कैदी जो अपनी आखिरी सांसों पर था, उसे कह गया कि अब आखिर आ चुका है, बस जिंदा रहना, चाहे कुछ भी हो। और उसके चीखते ही वुहान की उम्मीद भी टूटने लगी। वक्त बीतते बीतते उसे मानना पड़ा कि यही अब उसकी हकीकत है और वो अपने साथियों को अकेला न छोड़ने की गुहार लगाता रहा। उसका एक आंख तक खराब हो चुका था। आंसू बहते हुए वो समझ गया कि बाहर की दुनिया अब बस एक सपना थी। फिर फ्लैशबैक खुलता है कि कैसे वीआर गेम इनवर्स प्लैनेट दुनिया भर में टॉप कर गया था, डायमेंशनल गेट्स, सुपर पावर और वॉर थीम वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ। और कैसे एक दोस्त की बात मानकर वो गेम में दाखिल हुआ था पर अचानक फंस गया। गेम सीधा फिजिकल रियलिटी बन चुका था और वो बन गया था टेस्ट सब्जेक्ट 62, जिसको एक पागल एसेंशन प्रोजेक्ट ने हजारों लोगों को निगलकर एक एसेंडेंट बनाने की कोशिश में इस्तेमाल किया, जहां बिजली के झटके, जबरन इंजेक्शन, बॉडी मॉडिफिकेशन जैसे अमानवीय एक्सपेरिमेंट रूटीन थे। फिर आदेश आया कि सुआ के शरीर को जला दो और बाकी बचे कैदियों को बंद कर दो। और वो अंधेरी कोठरी में दर्द में डूबा बैठा सबको अनफॉरगिवेबल मानकर कसम खा चुका था, जिंदा रहूंगा और बदला लेकर रहूंगा। अचानक अलार्म बजता है कि एक टेस्ट सब्जेक्ट भाग गया है और सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़ते हैं। वुहान भी बाकी सर्वाइवर्स के साथ कॉरिडोर के एंड पर स्थित एग्जिट की तरफ भागता है, मन में अब भी थोड़ी उम्मीद कि शायद आज आजादी मिल जाए। लेकिन सामने प्रकट होता है एक विशाल लाल बालों वाला दुश्मन, उन सब पर हंसता हुआ, जैसे कह रहा हो, बुरे नसीब वालों, ये गलियारा ही तुम्हारी कब्र बनेगा। साथ ही उससे कहते हैं कि वो बस उनकी बैग संभाले। दुश्मन उन्हें मूर्ख कहकर कूद पड़ता है और कई को बेरहमी से मार देता है। मगर लंबी थका देने वाली लड़ाई के बाद वुहान आखिरकार उसे खत्म कर देता है और लाशों के बीच हाँफते हुए सिर्फ एक शब्द बड़बड़ाता है, फिर से। और तभी काले साए उसके आसपास उभरते हैं, मदद की चीखें, टूटी फूटी आवाजें, जैसे उसकी यादों का बेहद खतरनाक रूप। और वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाता है कि कैसे सालों तक वो लैब से भागने के बाद दुश्मनों को एक एक कर काटता रहा। गार्ड चीखते, पास मत आना, और वो कहता, ये उन सब के लिए है जिन्हें मैंने खो दिया। हथियार गर्दन में उतारता रहता, फिर भी उसे एहसास होता है कि ये बदला कभी पूरा नहीं होगा। साए उसकी तरफ बढ़ते रहते और वो थक कर खुद से पूछता, ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्या मुझे इसी तरह जीना है आखिरी सांस तक? और फिर भी दिल में कहीं ये हल्की सी उम्मीद जगती कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, हारने वाले नहीं है। एकदम अचानक नोटिफिकेशन की आवाज के साथ नीली सिस्टम विंडो पॉप होकर चमकती है, जिससे वो हिंचक जाता है। उस विंडो में स्पेशल मिशन दिखता है, एरर फिक्स करना, जिसके लिए एसेंशन प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर को खत्म करना जरूरी है और इनाम में वापस अपनी असली दुनिया लौटने का मौका। ये देखकर उसके अंदर उम्मीद ऐसे फूटती है जैसे आखिरकार बाहर निकलने का चांस मिल ही गया। सीन कट होकर एक लग्जरी कमरे में पहुंचता है जहां लाशें पड़ी हैं और एक फॉर्मल सूट वाला आदमी घिसटता हुआ पूछ रहा है कि इस अटैक का मतलब क्या है। जब उसे तो बस अपनी शान का मजा लेना था, तभी असली सुपरवाइजर, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मेदार था, चीखता है। पर किम योंग जुन, टेस्ट सब्जेक्ट 81, उसे कॉलर से पकड़कर पूछता है कि वो ऐसा क्यों बना हुआ है। सुपरवाइजर गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि इस लेवल के लोगों से ऐसे बात नहीं की जाती। फिर वो वुहान का नाम चिल्लाता है और उसे टेस्ट सब्जेक्ट 62 यानी सुपर ह्यूमन बताता है। वो उसकी तारीफों की बरसात करते हुए कहता है कि वो प्रोजेक्ट का अल्टीमेट सक्सेस है, इंसानी लिमिट्स तोड़ चुका है और चाहे जो मांगे दे देगा, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग लेवल पर है। लेकिन वुहान बिना एक सेकंड गंवाए उसकी ये सब बात साफ साफ ठुकरा देता है। सुपरवाइजर डर से कांपते हुए उसे बेवकूफ कहता है और समझाता है कि उसे मारने से कुछ खत्म नहीं होगा। कॉर्पोरेट अलायंस उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबको बर्बाद कर डालेगा। पर वुहान उसकी ये धमकियां सुनकर एक घातक वार करता है, जिससे वो दर्द में तड़प उठता है। किम उसे शैतान कहकर चिढ़ता है और कमरे में फैले खून पर गुस्सा करता है। वुहान बस ठंडे चेहरे से खड़ा रहता है, जबकि किम चिल्लाता है कि उसने सबको तब मार दिया जब वह पूछ भी नहीं पाया। फिर वुहान सामने स्क्रीन पर देखता है जहां मिशन कंप्लीट का मैसेज आता है और इनाम तैयार है। अब वो असली दुनिया वापस जा सकता है। ये सोचकर वो खुशियों से भर जाता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट का बटन दबाने वाला होता है, तभी आवाजें उसे रोकती हैं, पूछती हैं वो कहां जा रहा है।
याद दिलाती हैं उन सबको जिन्हें वो पीछे छोड़ आया। क्या वह उन्हें भूल गया? वे मांग करती हैं कि बदला पूरा करे, सबको खत्म कर दे। वह बेहद थकान में सोचता है कि क्या उसने जो किया वह काफी था, और हिचकिचाहट के बावजूद वह समझ जाता है कि ये शायद पहली और आखिरी चांस है लौटने का। वो अपने साथी से कहता है कि वह अब अपनी असली दुनिया जा रहा है, जिससे उसका साथी घबरा जाता है और समझता है कि वह बकवास कर रहा है, क्योंकि वह तो शुरू से यही था। पर वुहान मन बना चुका था। वह एक्सेप्ट दबा देता है और साथी से कहता है बाकियों को बता देना और माफी मांगता है। अचानक वह अपने बिस्तर पर डरकर जागता है और झट से समझ जाता है कि ये उसका प्राइवेट रूम है। वह अपनी बॉडी चेक करता है, यकीन नहीं कर पाता कि सच में लौट आया है। फिर सोचता है कितना वक्त बीत चुका होगा। फोन उठाकर चेक करता है, तारीख 19 मई 2041 और समय सुबह 5 बजे। उसे समझ आता है कि वह उसी दिन लौट आया है जिस दिन गेम में खींचा गया था, जैसे उधर वक्त गुजरा ही नहीं। आईने में देखकर उसे पता चलता है कि सारे जख्म, सारे मसल्स सब गायब, जैसे सब कोई सपना था। लेकिन लड़ाइयों की याद, सुआ की मदद की पुकार, दुश्मन की धमकियां कि उसकी फैमिली फ्रेंड्स को मिटा देगा, सब दिमाग पर टकराती हैं और वह साफ यकीन कर लेता है कि ये कोई सपना नहीं था। वहां बिताए 10 साल बिल्कुल सच्चे थे। तभी फोन की घंटी उसके विचारों को काटती है। स्क्रीन पर झोंग नयान का नाम दिखता है। नाम पहचान सा लगता है। कॉल उठाते ही वह उसे डांटती है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया, और उनकी प्रॉमिस याद दिलाती है। वह पूछता है कौन सा प्रॉमिस, तो वह समझाती है कि आज रात मिलना जरूरी है और लोकेशन भेजकर फोन काट देती है। और अंदर से एक आवाज फिर कहती है हमारे पास अभी भी एक मौका है, हारने वाले नहीं हैं। वो फोन हाथ में पकड़े ही समझ जाता है कि ये आवाज वो बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि ये उसकी क्लोज क्लासमेट नायन की ही है, वही जिसने उसे इनवर्स प्लैनेट गेम में घुसने का आइडिया दिया था। एक पल को उसके दिल में शक उठता है कि शायद ये सब उसी की सेटिंग थी, पर उसकी यादें साफ कह देती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो पहले उससे मिलने का फैसला करता है। और जैसे ही वहां पहुंचता है, नायन मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करती है और उसके इतने लंबे गायब रहने पर ताना मारती है। वो पूछती है क्या सेमेस्टर खत्म होने के बाद ये पहली बार है कि वो बाहर निकला है, और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि इस हालत में कुछ पीकर वो खुद पर कंट्रोल न खो दे। वो खाना ग्रिल करते हुए पूछती है क्या उसने गेम ट्राई किया जैसा उसने पहले कहा था, तो वो बताता है कि उसने बस कैरेक्टर डिजाइन किया और इंट्रो देखा और फिर सीधा अंदर खींच लिया गया। ये सुनकर वो सरकास्टिक हंसी हंसती है कि इस तरह तो उसने गेम खेला ही नहीं। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है, क्योंकि उसके रिकमेंड करने की वजह से उसने नरक जैसे 10 साल झेले थे। वह मुट्ठी कस लेता है और नायन याद दिलाती है कि उसने उसके लाइव स्ट्रीम पर रेगुलर आने का वादा किया था। उसका फिजिक दिखाती है कि अगर वो कैमरे पर आता तो उसके चैनल पर धूम मच जाती। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसे गेम में सिर्फ अपने स्ट्रीमर चैनल के फायदे के लिए धकेल रही थी, और उसे शक होता है कि क्या उसने सच में ऐसा कोई वादा किया था। पर फिर भी ये मुलाकात उसे ये मानने पर मजबूर करती है कि शायद वो सच में अपनी असली दुनिया में ही वापस आ चुका है। रात को वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम के डेवलपर को ढूंढता है और पता चलता है कंपनी का नाम प्लैनेट अर्थ है, जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली में है। ये देखकर उसका दिल थोड़ा बैठ जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। वो उन्हें बताएगा कि उनके गेम ने उसे दूसरी दुनिया में गिरा दिया तो वो उसे पागल ही समझेंगे। वो गेम को दोबारा खोलने में हिचकिचाता है, क्योंकि अंदर कौन सा खतरा, कौन सी अनजान चीज छुपी है, ये कोई नहीं जानता। और वो स्क्रीन के सामने आह भरते हुए सोचता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। वो सोचता है कि उसे खुश होना चाहिए था कि वह उस नरक से बच गया, मगर वह खुद को यह कहकर समझाता है कि बस अब ये दुनिया ही उसकी सच्चाई है और उसे दूसरी दुनिया को भूल जाना चाहिए। स्कूल की नॉर्मल लाइफ में ढलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कोई उसके कंधे पर मजाक में धक्का देता है। दोस्त उसे बाहर चलने को कहता है। वह माहौल में घुलने की कोशिश करता है ताकि बीती बातों को पीछे छोड़ सके, लेकिन मन के भीतर शक लगातार यह पूछता रहता है कि ये लौटना सच में असलियत है या नहीं। तभी उसके अतीत का एक भूत जैसे उसे कसकर पकड़ लेता है और उसकी सोच में घुसकर पूछता है क्या ये सच में रियलिटी है। वह झट से पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर दिमाग में ये बोल कौन रहा है। समय बीतते बीतते चीजें अजीब होने लगती हैं। मतिभ्रम उसे पीछा करते हुए कहानियां चीखते हैं, बदला, खून, विनाश। कहते हैं कि वो इस शांत दुनिया का हिस्सा नहीं। एकदम अचानक वो हॉल की टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चारों ओर बैठे लोग डरकर खड़े हो जाते हैं। समझ ही नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वुहान भारी सांसों के साथ खड़ा है जब उसका एक साथी उसका नाम लेकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और उसके कंधे पर हाथ रखता है। पर उसी पल वो उसे दुश्मन की तरह देखता है, जैसे वो उस पर हमला करने वाला हो। उसे लगता है जैसे उसके हाथ में छुरा है और वो अपने दोस्त पर वार करने ही वाला था कि तभी उसका साथी दहशत में पूछता है तू क्या कर रहा है। तभी उसे होश आता है और वो माफी मांगता है, कहकर कि वो बस डर गया था। उसका साथी बताता है कि लोग उसकी अजीब हरकतों से बेचैन होने लगे हैं। वो अकेला बेंच पर बैठ जाता है और उसके अतीत के साए उसे घेर लेते हैं। मत भूल, बदला ले, सारे खत्म कर।
और वो उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि उसे छोड़ दो, बस चुप हो जाओ। पर आवाजें और तेज होती जाती हैं। तभी नायन उसका नाम चिल्लाकर उसे इन हैलुसिनेशन से खींचती है और घबराई हुई पूछती है कि उसका चेहरा इतना फीका क्यों है और वह इतना खोया हुआ क्यों रहता है, जैसे उसके अंदर का तूफान बाहर फटने वाला हो। वो हल्की सी मुस्कान बनाकर, जैसे सब नॉर्मल हो, नायन से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो नायन बड़े बहन वाले अंदाज में कहती है कि अगर कुछ भी हो तो वो हमेशा मदद करेगी, और वो उसकी ये बात चुपचाप स्वीकार कर लेता है। नायन जाने लगती है और उसे थोड़ा मोटिवेट करके जाती है, लेकिन उसी पल उसे दिल के सबसे गहरे हिस्से में एहसास होता है कि ये साये, ये भूत, ये सब उसी के साथ इस दुनिया में लौटे हैं। और अब वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उन रूहों की तड़प शांत नहीं होती। और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो ये दुनिया भी उसी नरक जैसी हो जाएगी जहां से वो भाग कर आया था। इसलिए वह फैसला करता है कि इस बार सब खत्म करने के इरादे से वापस लौटेगा और कैप्सूल में दाखिल हो जाता है। पूरा दृढ़ होकर लॉग इन करता है और इनवर्स प्लैनेट का वेलकम मैसेज खुलते ही उसे फिर वही जानी पहचानी जगह दिखती है। हैरानी में उसे समझ आता है कि वह फिर से उसी लैब वालों के वेटिंग रूम में लौट आया है। ऐसा लौट आया है यानी गेम की दुनिया में दोबारा दाखिल हो गया है। वो उलझन में सोचता है कि इतनी मजबूत इच्छा रखने के बावजूद वो उस असली वाली जहन्नुम में क्यों नहीं लौट पाया। क्या कोई और कंडीशन है जो उसने पूरा नहीं किया? तभी एक विंडो खुलती है जो उसके कैरेक्टर की अपीयरेंस कंफर्म करने को कहती है। वो सोचता है कि फिलहाल ट्यूटोरियल स्टेज पूरा करना ही शायद वो रास्ता है जिससे वह दोबारा उस दुनिया में पहुंच सकेगा। इसलिए वो सेटिंग्स एडजस्ट करते हुए सबसे पहले कॉम्बैट असिस्ट को बिल्कुल 0% पर लाता है, क्योंकि असली दुनिया में उसने बिना किसी मदद के हाई एफिशिएंसी से लड़ाइयां लड़ी थीं। फिर सिस्टम उसकी शुरुआती क्षमताएं तैयार करना शुरू करता है और उससे पहला प्राइमरी एबिलिटी एलिमेंट चुनने को कहता है। साथ में नोट देता है कि वो क्षमताएं कभी भी रीसेट कर सकता है। सिस्टम बताता है कि इनवर्स प्लैनेट की एबिलिटी मैकेनिज्म ऐसे काम करती है। पहला बेस एलिमेंट चुनो, फिर उस पर सब एलिमेंट्स जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाओ और बेस से ब्रांच तक ये पूरा ढांचा ही बिल्ड कहलाता है। उपलब्ध एलिमेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि प्रोफेशनल लीग के खिलाड़ी सिर्फ इन बिल्ड्स की स्टडी करके ही करियर बना लेते हैं। वो उसी एलिमेंट को चुनता है जिसने उसे पहले सुपर ह्यूमन का खिताब दिलाया था। तभी लाउडस्पीकर पर कोई उसकी तरफ मुखातिब होकर कहता है, टेस्ट सब्जेक्ट 48, तुम पिछले प्रयोग में जागे थे और 1 हफ्ता बीत चुका है। वो समझ जाता है कि गेम वो सारे टॉर्चर सीक्वेंस नहीं दिखाता जो असलियत में जागने से पहले गुजरते थे, और सोचता है कि कोई भी गेम में वो सब झेलना नहीं चाहेगा। अचानक सिस्टम अगले प्रयोग की घोषणा करता है और उसे एंट्री का आदेश दिया जाता है। सामने प्रकट होती है एटनल, एक ऐसी किलिंग मशीन जिसे एसेंशन प्रोजेक्ट में जागे हुए सब्जेक्ट्स की तबाही रोकने के लिए बनाया गया था और जिसने अनगिनत टेस्ट सब्जेक्ट्स की जान ली थी। ट्यूटोरियल का पहला मिशन शुरू होता है। अपनी एम्बॉडिड एबिलिटी से एटनल को हराओ। वो नोटिस करता है कि उसके सामने वाली मशीन अभी प्रोटोटाइप है। तभी एक दर्दनाक याद उसे चीरती है। कोई उस नरक में उससे रहम की भीख मांगता था, भाई वुहान बचा लो, और मशीन उसकी जान ले लेती थी। एटनल की लाल आंख चमकती है और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वुहान बुदबुदाता है कि यहाँ का सीन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां था। वो उन रिसर्चरों को घिन से याद करता है जो हमेशा घृणित हरकतें करते थे। वो मशीन से भिड़ता है, उसके वार चकमा देता है, लगातार आने वाले अटैक्स को बेहद आसानी से बचते हुए एक भारी प्रहार करता है। वो बताता है कि मशीन का फाइनल वर्जन खतरनाक होता है क्योंकि वो एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये वाला सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, इसलिए उसके लिए ये कुछ भी नहीं। वो मशीन को पूरी तरह तबाह कर देता है और गेम एक्सपेरिमेंट पूरा होने का ऐलान करता है। लैब वाले टेस्ट सब्जेक्ट 48 की तारीफ करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी और क्षमताएं आम सब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग लेवल की हैं। फिर स्क्रीन पर मैसेज आता है, पहला ट्यूटोरियल मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जैसे ही सिस्टम अगला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला होता है, तभी एकदम से पूरा एरिया अफरा तफरी में बदल जाता है, क्योंकि सरकारी घुसपैठिए अंदर तक घुस आते हैं और रिसर्चर पैनिक में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग इतनी गहराई तक पहुंचे कैसे। तभी एक रिसर्चर की चीख गूंजती है और तुरंत ही एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है जो इस लैब में नाइंसाफी से बंद रखे गए सारे मजलूम लोगों के लिए होता है। आवाज सबको बोलती है कि अब और मत सहो, अपनी पूरी ताकत लगाओ और फौरन बाहर निकल जाओ। तब उसको आवाज से ही समझ आ जाता है कि ये कौन है, और दूसरी ट्यूटोरियल मिशन शुरू हो जाती है जिसकी एक ही डील है, इस लैब से किसी भी तरह बाहर निकलना। तो वह बिना सोचे दौड़ पड़ता है और खुद ही सोचता जाता है कि आखिर इतने धमाके क्यों हो रहे हैं। वह एक पूरी तरह तबाह हो चुके कॉरिडोर तक पहुंचता है जहां हर तरफ मलबा पड़ा है, और उसी अफरा तफरी में उसे कुछ हलचल दिखती है। तभी एक कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज आती है जो बताती है कि उसके पास इंटरडायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का निशान है। मतलब वह दुश्मन नहीं बल्कि पीड़ित है, और स्पीकर समझ जाता है कि वह यहाँ आया है तो उसका इरादा साफ है, भागना है।
इसलिए वह उसको हेल्प ऑफर करता है। कहता है कि वह रूम में रखे किसी भी हथियार को चुन सकता है। फिर उसको एक डिवाइस देता है ताकि बाहर पहुंचते ही वह सिग्नल भेज दे और ऑफिस की टीम उसे निकाल ले। वह वायरलेस और हथियारों को देखते हुए सोचता है कि शायद स्पीकर अब जिंदा नहीं बचा, और एकदम डार्क सीन में जाते हुए उसे अचानक एहसास होता है कि हाथ में पकड़ा हुआ आयरन क्रोबार किसी असली सीन का नहीं बल्कि गेम की जरूरी कटसीन का हिस्सा है। फिर भी उसके अंदर इस सब के लिए एक गंदी सी फीलिंग उठती है, और तभी सीन कट होकर पहुंचता है कांग सॉइल पर, जो एक प्रोफेशनल गेमिंग कंटेंट क्रिएटर है और जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन में आह भर रही है, क्योंकि उसकी परफेक्शन लवर प्राइड को झटका लगा है कि उसे इतनी फेमस गेम इनवर्स प्लैनेट खेलनी पड़ रही है। लाइव चैट में फॉलोअर उसकी नाखुशी पर मजे ले रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि ये तो वही पनिशमेंट है जो उन्होंने खुद डिसाइड किया था। सॉइल साफ बोलती है कि वह उन औरतों में से है जो अपने फॉलोअर्स से किया हर वादा पूरा करती हैं, और भले ही पहले गेम सिलेक्शन पर उसे झूठा बोला गया हो, वह नकली मुस्कान के साथ बताती है कि ठीक है, अब वह पनिशमेंट पूरा करेगी और गेम का एक्सपीरियंस लेगी। वह अपना कैरेक्टर बनाती है और आग वाला एबिलिटी चुनती है क्योंकि वह उसे कूल लगता है, और वह डिफॉल्ट लुक भी नहीं बदलती। फिर जब वह कॉम्बैट असिस्ट सेटिंग तक पहुंचती है तो सिस्टम बोलता है कि डिफॉल्ट असिस्ट 50% है, जो मूवमेंट और पोजीशन सही करने में मदद करता है। फॉलोअर उसे चैलेंज करते हैं कि इसे 0% कर दे, और उसकी डरपोक हरकतों पर चुटकी लेते हैं। तभी एक मिशन मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा आता है कि अगर उसने बिना किसी असिस्ट के ट्यूटोरियल पूरा कर दिखाया तो उसे 5 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा। और वह नोटिस करती है कि बिना असिस्ट खेलने वालों का प्रतिशत लगभग न के बराबर है। अपनी स्किल्स पर भरोसा होने के बावजूद वह पहले हिचकती है क्योंकि यह उसे ऐसे लगता है जैसे किसी तीसरे हाथ से कंट्रोल संभालना पड़े। वह चैलेंज से बचने की कोशिश करती है, लेकिन पैसों का लालच उसे रोक लेता है और वह एक झटके में तैयार हो जाती है, आंखों में चमक के साथ, जिसे देखकर फॉलोअर उसकी पैसों वाली कमजोरी पर तंज कसते हैं। वह पूरे जोश से अनाउंस करती है कि वह ट्रेनिंग खत्म होने तक बिना किसी असिस्ट के खेलेगी। फॉलोअर उसकी टेंशन लेकर कहते हैं कि वह ये कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार वह गेम स्टार्ट होते ही करीब 2 मिनट में एटनल के हाथों मारी गई थी, और वह शिकायत भी करती है कि गेम तो खिलाड़ी को बिना समझाए सीधे मौत के मुंह में फेंक देता है। फॉलोअर मानते हैं कि 2 मिनट टिकना भी ठीक ही था, लेकिन सिर्फ एक एबिलिटी और बिना असिस्ट के उस मशीन से लड़ना तो लगभग नामुमकिन है। गेम के अंदर वह सोचती है कि बस रेडियो और हथियार मिल जाए और उसे सिर्फ भाग निकलना है, लेकिन अचानक उसे झटका लगता है जब गेम अपने आप एस्केप द लैब मिशन के लिए टीम खोजने लगता है, जिसमें 4 खिलाड़ी जरूरी होते हैं, और वह मन ही मन उम्मीद करती है कि टीम वाले उसे उठा लेंगे और वह उनकी मदद से मिशन पास कर लेगी। लेकिन फॉलोअर इस उम्मीद पर भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वह सिर्फ इतना सोच पाती है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। यूं हार मानने का मूड नहीं है। टीम सर्च फेल हो जाता है तो सिस्टम एक बड़ा एक्सपेंडेड सर्च स्टार्ट कर देता है। फॉलोअर बताते हैं कि मैचिंग सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के साथ होती है जिनकी असिस्ट रेशियो समान है, मतलब उसके पार्टनर्स भी पागल जैसे उसके बिना किसी असिस्ट के खेल रहे होंगे। वो अपनी पोजीशन समझते हुए मिशन कैंसिल करने के बारे में सोचती है क्योंकि डर लगता है कि उसे पूरी टीम को उठाना पड़ेगा, लेकिन अचानक मैचिंग सफल हो जाती है और वह एक ऐसे मिशन में जुड़ जाती है जो पहले से चल रहा था, बावजूद इसके कि उसने डेड सीरियस कोशिश की थी कैंसिल करने की। वो चीखती है कि अब मैं फिनिश हूं, और अचानक खुद को उसी जगह पाती है। कॉरिडोर में खड़ी होकर नष्ट हुए रोबोट्स के मलबे और उनसे उड़ती चिंगारियों को देखती है और सोचती है कि ये हुआ क्या। एक तरह का शौक और हैरानी उसके और फॉलोअर्स दोनों पर छा जाता है, क्योंकि कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मामला मजाक से बाहर निकल चुका था और सब गंभीरता से सवाल करते हैं कि ये सच है या कोई प्रोफेशनल प्लेयर अपने ऑल्टरनेट अकाउंट से ट्यूटोरियल स्टेज बिना किसी असिस्ट के कर रहा है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल ऐसा असिस्ट के बिना नहीं कर सकता। फॉलोअर चकित होते हैं जब वे नोटिस करते हैं कि उसने बिना किसी असिस्ट और बिना किसी फायरआर्म्स के एक बड़ी संख्या में एथानेल मशीनों को एलिमिनेट कर दिया। वह समझ जाती है कि उसने परफेक्ट कैरी पा लिया है, कोई ऐसा जिसने टीम को प्रोटेक्ट किया और जीत की तरफ लीड करेगा। तो वह तय करती है कि उसे तुरंत सर्च किया जाए। तभी वुहान डार्क कॉरिडोर के बीच में दिखाई देता है, हथियार और शरीर से खून टपक रहा है। सॉइल अत्यंत सावधानी से उसके पास जाती है, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वह उसकी तरफ मुड़ता है और अचानक हमला कर देता है। सोचकर कि वह दुश्मन है तो वह चिल्लाती है, अपनी जान बचाने के लिए विनती करती है। वह आखिरी पल में रुकता है और माफी मांगता है कि उसने गलती की, यह समझकर कि वह दुश्मन नहीं है, जबकि वह उसके खून बहते हुए शरीर को देखती है। वह जाने का इरादा करता है तो वह धीरे से कहती है कि साथ चलो, क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। वह उसके पीछे दौड़ती है, अपने आप को कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि क्या वह उसके लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाई दे सकता है। वह आश्वस्त करती है कि प्राइवेसी मोड एक्टिव है और उसका चेहरा छिपा रहेगा, लेकिन वह अचानक रुक जाता है, जिससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। तभी अचानक सायरन बजते हैं जो एक टेस्ट सब्जेक्ट के एस्केप की घोषणा करते हैं और आदेश जारी होता है कि उसे तुरंत मार दिया जाए।
पकड़ने की जरूरत नहीं। सॉइल डर जाती है और पूछती है कि ट्यूटोरियल स्टेज की कठिनाई अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। वह उसे टीम लीडर मानते हुए देखती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। वह एक मेटल चेन को कुशलतापूर्वक झुलाते हुए दिखाई देता है। गार्ड्स और गनमैन पर झपट्टा मारता है और उन्हें मार देता है। फॉलोअर्स हैरानी में उसे सिक्कल एंड चेन का जिनी टाइटल देते हैं। सॉइल अपनी छुपी जगह से इस सीन को देखती है और विश्वास नहीं कर पाती कि बिना किसी सिस्टम असिस्ट के यह हथियार इस्तेमाल कैसे हो सकता है। फॉलोअर उसकी क्षमता का विश्लेषण करने लगते हैं। जब वे देखते हैं कि उसकी आंख का रंग सफेद हो गया, अनुमान लगाते हैं कि यह हवा या टेलीकिनेसिस हो सकता है। उनमें से एक निष्कर्ष निकालता है कि केवल वही बेस एलिमेंट जो फिजिकल स्टैट्स बढ़ाता है और आंख का रंग बदलता है, वह है एब्सोल्यूट एंटिटी, फॉलोअर। इस चुनाव पर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसे कचरा एबिलिटी माना जाता है जो प्लेयर को कोई और एबिलिटी इस्तेमाल करने नहीं देती। वे उसके चुनाव से हैरान हैं। इसे समझाया जाता है कि एब्सोल्यूट एंटिटी गेम के बेस एबिलिटीज में से एक है। ये फिजिकल स्टैट्स और स्किल रेसिस्टेंस को बेहद बढ़ा देता है, लेकिन इसका टैक्स ये है कि प्लेयर खुद किसी और एबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकता। गेम कम्युनिटी कंफर्म करती है कि ये एबिलिटी पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए और जो खिलाड़ी इसे यूज करता है उसकी टीम छोड़ देनी चाहिए। सॉइल इस चॉइस पर हैरान होती है कि कोई गेम में जो पूरी तरह एबिलिटीज पर डिपेंड करता है वहां खुद की एबिलिटी इस्तेमाल रोकने वाला बेस चुने, जबकि फॉलोअर सवाल उठाते हैं कि बिना इसे यूज किए लड़ाई कैसे मुमकिन है। ये बताते हुए कि सफेद आंखें इसका इस्तेमाल कंफर्म करती हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि फिजिकल एनहांसमेंट बिना टेक्निकल असिस्टेंस के फाइट में मददगार हो सकती है, लेकिन वे हैरानी में हैं कि लेवल 1 में रहते हुए भी वह इस स्किल से कैसे मूव कर सकता है। वुहान लगातार अपनी चेन और सिक्कल से दुश्मनों को फाड़ता रहता है। उसके असली आइडेंटिटी के सवाल उठते हैं। वह अपने दुश्मनों के शवों के ऊपर खड़ा है और उसके दिमाग में आवाजें गूंजती हैं कि ये काफी नहीं है। वे आवाजें उसे और ज्यादा हिंसक होने के लिए उकसाती हैं क्योंकि वे अभी संतुष्ट नहीं हैं। इसी बीच एक स्नाइपर का लेजर लाइट उसके सिर की तरफ दिखाई देता है। सॉइल चिल्लाती है और उसे इमरजेंसी डेंजर के लिए चेतावनी देती है। जवाब में अपनी गन से फायर करती है और अपने आप को इस मुश्किल हालात में फंसा हुआ देखकर कर्ज करती है। उसकी गोलियां टारगेट को लगती हैं और दुश्मन धुएं और उड़ती चिंगारियों के बीच गिर जाता है। वह जमीन पर बैठकर सांस पकड़ती है और लाइव स्ट्रीम में फॉलोअर उसके कमेंट्स करते हैं। कुछ उसकी कूल नसों की तारीफ करते हैं और कुछ उसे किल स्टीलिंग के लिए दोष देते हैं, क्योंकि वह केवल फिनिशिंग ब्लो देती है जब वुहान दुश्मनों को थका देता है। वह उन्हें चतुर और निरपेक्ष मुस्कान के साथ जवाब देती है, कंफर्म करती है कि आखिरकार उसने मदद दी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, वुहान अपने पिछले जीवन की कुछ घटनाओं को याद करता है। सॉइल उसे बुलाती है जब वह युद्ध भूमि के बीच खड़ा होता है, उसे मिस्टर हार्ड कैरी, स्ट्रॉन्ग सेवर का टाइटल देती है और लड़ाई में उसके निर्णायक रोल की तरफ इशारा करती है। वह शांत होकर उसकी तरफ मुड़ता है। वह घबराते हुए पूछती है कि क्या वह उसकी हस्तक्षेप से नाराज है, यह बताते हुए कि उसने थोड़ी मदद करने की कोशिश की थी। वह इसे थोड़ी देर के लिए नकारता है, फिर पुष्टि करता है कि उसने सच में उसकी मदद स्वीकार की, जिससे कमेंट्स में उसकी दयालुता और आवाज की तारीफ की लहर चल जाती है और लोग उसकी किल स्टीलर के साथ क्लासी डीलिंग की प्रशंसा करते हैं। सॉइल इस मौके को पकड़ती है और उत्साहपूर्वक पूछती है कि क्या वह उसे ट्यूटोरियल स्टेज पूरा करने में साथ जाने की अनुमति देगा। वह सरलता से उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है, अपना नाम बताता है, बेक वुहान। तब सॉइल को समझ आता है कि मिस्टर हार्ड कैरी सिर्फ उसने खुद दिया हुआ निकनेम था और सोचती है कि क्या यह उसका असली नाम है, क्योंकि यह सेंसर नहीं हुआ। वह जिज्ञासु होकर पूछती है कि क्या उसने एब्सोल्यूट एंटिटी को बेस एबिलिटी के रूप में चुना। वह हाँ में जवाब देता है, जिससे फॉलोअर हैरान हो जाते हैं और दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक जो इसे रीएवैल्यूएट करने की जरूरत मानते हैं और दूसरा जो इसे ट्रैश बताते हैं और कहते हैं कि जो हो रहा है वह प्लेयर की सुपर स्किल्स की वजह से है, एबिलिटी की वजह से नहीं। वह उत्सुकता से उससे पूछती है कि उसने बिना किसी एबिलिटी के गोलियां कैसे चलाई और कौन से गेम्स उसने पहले खेले थे। वह संक्षेप में बताता है कि वह किसी खास गेम को नहीं खेल रहा था। वह अचानक चलना रोक देता है और जब वह कारण पूछती है तो बताता है कि लगभग 20 मीटर दूर 2 एथानेल टाइप के दुश्मन मौजूद हैं। सॉइल सीक्रेटली उसकी क्षमता पर हैरान होती है कि बिना किसी डिटेक्शन स्किल के उसने दुश्मनों की दूरी और संख्या बिल्कुल सही कैसे पता की। वह आगे बढ़ने का सुझाव देती है ताकि पुष्टि हो सके और वास्तव में वे दुश्मनों को उसी लोकेशन पर पाते हैं जिसे उसने सही पहचान किया था, जिससे सॉइल उसकी सेंस की सटीकता देखकर दंग रह जाती है। वुहान दुश्मनों की तरफ तेजी से भागता है और अपने अतीत की यादें ताजा होती हैं, जब वह कोलोसियम खेलकर मजा लेता था। इस बीच सॉइल चिल्लाती है और उसे लापरवाही से बचने की चेतावनी देती है। वह अद्भुत स्किल के साथ विशाल मशीनों के हमलों से बचता है। गेम में डूबे उन दिनों को याद करते हुए वह दुश्मन को जोरदार वार करता है और अपने दिमाग में सोचता है कि वह उस गेम में एक रैंक्ड प्लेयर, रैंकर था। वह मशीन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। फॉलोअर कमेंट्स में पागलों की तरह उसकी क्षमता की तारीफ करते हैं कि उसने एथानेल को इतनी आसानी से हराया और बिना किसी सिस्टम कोरेक्शन के। निष्कर्ष निकालते हैं कि यही कोलोसियम रैंकर का असली
लेवल है। सॉइल अज्ञानता में पूछती है कि क्या कोलोसियम में रैंकर होना बड़ी बात है। फॉलोअर उसकी अज्ञानता पर मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं कि वहां रैंकरों को प्रोफेशनल बनने के ऑफर मिलते थे और लेजेंडरी प्रोफेशनल प्लेयर बटलर उनमें से एक था। सॉइल बटलर का नाम सुनकर चौंकती है, समझ जाती है कि वह प्रोफेशनल इनवर्स प्लैनेट एरिना का सबसे प्रमुख प्लेयर है। फॉलोअर जिज्ञासा रखते हैं कि क्या उसने रैंकर रहते हुए बटलर का सामना किया और यदि वे आमने सामने होते तो कौन जीतता, लेकिन वह इन सवालों को काट देता है और आदेश देता है कि आगे बढ़ो, तो वह तुरंत उसका पालन करती है। वे ट्यूटोरियल स्टेज के फाइनल मिशन गेट तक पहुंचते हैं जहां लैब सिक्योरिटी चीफ स्टेज बॉस के रूप में आता है और उनका मजाक उड़ाता है कि वे यहां कैसे पहुंचे। लाल बाल और टेक्नोलॉजिकल चश्मा वाला बॉस धमकी देता है कि यह जगह उनका कब्रिस्तान बनेगा और टोन में जोड़ता है कि वे जल्द ही अपने मृत साथी में शामिल होंगे। वुहान ठंडे दिमाग से समझता है कि अब तक उसने जो कुछ भी सामना किया वह सब ट्यूटोरियल प्रोग्राम का हिस्सा था। उसकी नजर बदल जाती है और उसकी आंखें तेजी से जलने लगती हैं। काले हेलुसिनेशन फिर से उसके चारों ओर प्रकट होते हैं, फुसफुसाते हुए फाउंड यू एंड फास्टर, और उसे बॉस को तुरंत मारने के लिए उकसाते हैं क्योंकि उसकी प्रतिशोध अधूरी है। बॉस चीखता है और धमकी देता है कि वे जीवित निकलने की सोच भी न करें। नरक की अनभिज्ञता में सॉइल अपनी मशीन गन से फायर करती है ताकि अपने सहयोगी को कवर दे सके, लेकिन वह बॉस के चारों ओर दिखाई देने वाले एनर्जी शील्ड से हैरान रह जाती है जो गोलियों को ब्लॉक करता है। पार्टिकल बैरियर के अस्तित्व पर आश्चर्य करती है। फॉलोअर चैट में उसकी अज्ञानता पर मजाक उड़ाते हैं और समझाते हैं कि सिक्योरिटी चीफ एक अवेकेंड है, इसलिए उसके पास इस तरह की क्षमताएं होना सामान्य है और सिर्फ गोलियों से लड़ाई हल करने का उसका प्रयास बेवकूफी भरा है। इसके बावजूद वह चिल्लाती है और बुलाती है कि वह अपनी स्थिति से फायर कवर देगी, जबकि फॉलोअर उसकी पूरी तरह से उस पर निर्भरता पर व्यंग्य करते हैं। वुहान बड़े बॉस के हमले से कुशलतापूर्वक बचता है। बॉस उसे मजाक में गेम समझते हुए चुनौती देता है। बॉस जोरदार हमला करता है और लाल चिंगारियां उड़ती हैं, यह जताने के लिए कि वह अपने अतीत की आत्माओं को थोड़ा भी संतुष्ट करने के लिए अपने विरोधी को फाड़ना चाहता है, लेकिन शील्ड फिर से हमला रोकता है। फॉलोअर हंसते हैं और सोचते हैं कि पार्टिकल बैरियर कैसे एक्टिव हुआ जबकि उसने शूट नहीं किया। तकनीकी त्रुटि का अनुमान लगाते हैं। बॉस वुहान को छोटा चूहा कहता है और उसकी त्वचा काले धातु में बदल जाती है। फॉलोअर तुरंत पहचान लेते हैं कि यह उसकी विशेष आयरन मैन स्किल है। बॉस अपने मुट्ठी से जमीन पर वार करता है और उसे फाड़ने की कसम खाता है। सतह फटती है और वह उसकी तरफ दौड़ता है। फॉलोअर अनुमान लगाते हैं कि उसका वजन कम से कम 1 टन हो गया है और उसका एक वार निश्चित मृत्यु के बराबर है। बॉस गुस्से में पूछता है कि वह कितने समय तक हर घातक वार से बचता रहेगा। फॉलोअर आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि वह हर फेटल ब्लो को कैसे बचा रहा है। वुहान बॉस के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। फॉलोअर स्वीकार करते हैं कि इस लेवल के अटैक्स को डॉज करना उनके बस की बात नहीं है, यहां तक कि सिस्टम सुधारों के साथ भी नहीं, और मजाक उड़ाते हैं कि इस लेवल के खिलाड़ी के लिए फायर कवर देना बेकार है। बॉस दर्द से कराहता है और आदेश देता है कि उसकी आयरन स्किल डिसेबल मत करना। भूतों की आवाजें उसके चारों ओर गूंजती हैं, कहती हैं कि बॉस आसानी से नहीं मर सकता और उसे और क्रूरता से टुकड़े टुकड़े करने के लिए उकसाती हैं ताकि उनकी प्रतिशोध अधूरी न रहे। बॉस भयभीत होता है। सामने टेस्ट सब्जेक्ट की अपार शक्ति देखकर वुहान ठंडे दिमाग से खड़ा रहते हुए फिनिशिंग ब्लो देता है और म्यूट करता है कि क्रेडिट उसे जाता है। सिस्टम मैसेज आता है कि लैब सिक्योरिटी चीफ को हराया गया। सॉइल चौंक कर खड़ी है और जो उसने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। चैट में तारीफ का धमाका होता है। प्रदर्शन को पागलपन बताते हुए याद दिलाते हैं कि यह लड़ाई बिना किसी सुधार के हुई और वह इंसानों से लड़ने का अभ्यस्त लगता है। सॉइल खुश होकर घोषणा करती है कि ट्रेनिंग बॉस को हराया और पूछती है कि क्या अब एग्जिट करना बाकी है। वुहान बॉस के शव पर बैठा है और कमेंट्स में लोग पुष्टि करते हैं कि वह जीतने के लिए उसकी शोल्डर्स पर था और आश्चर्य करते हैं कि इस समय इस स्किल वाला प्लेयर क्यों मौजूद है। बॉस का शरीर गायब होता है और वह सॉइल से पुष्टि करता है कि अब वे निकल सकते हैं। दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और गेम लैब एस्केप मिशन की पूरी होने और उसके लेवल अप के लिए स्किल पॉइंट मिलने का ऐलान करता है। सॉइल पूछती है कि क्या वह आज मेन मिशन पूरा करेगा। वह माफी मांगते हुए बताता है कि आज यहीं रोक देगा, तो वह कहती है थोड़ी देर रुको क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ है। वह अपने फॉलोअर्स को बिना सुधार के ट्रेनिंग पूरी होने की घोषणा करती है। फॉलोअर उसे बेशर्म बताते हैं कि उसने क्रेडिट खुद पर ले लिया और वह स्ट्रीम खत्म करते हुए अलविदा कहती है। वह उसे इंतजार करने के लिए धन्यवाद देती है। वह पूछता है कि वह क्या चाहती है। वह हिचकिचाते हुए अनुरोध करती है कि वह उसके ब्रॉडकास्ट में नियमित शामिल हो। वह ब्रॉडकास्ट का नेचर पूछता है। वह बताती है कि वह इनवर्स प्लैनेट के मेन मिशन खेलती है और कभी कभी प्लेयर बनाम प्लेयर मैच में हिस्सा लेती है। वह उत्सुकता से उसे अपनी
ब्रॉडकास्ट शेड्यूल उसके अनुसार एडजस्ट करने और उसके शो में शामिल होने के लिए भारी रकम देने की पेशकश करती है। वह ऑनफर के लिए माफी मांगता है तो वह उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से समझती है कि वह मना करेगा और उसकी मना को स्वीकार करती है। वह पूछती है क्या वह उसे फ्रेंड जोड़ सकता है। वह सहमति देता है, फिर अलविदा कहता है, खेल के मजे लेने और शुभकामनाएं देता है। उसके कैरेक्टर का शरीर गायब हो जाता है। एक मैसेज आता है कांग सॉइल के लिए। वह जा रही है और ट्यूटोरियल प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। वह अकेला खड़ा है, चेहरे पर खून, भ्रम और चिंता में कि ट्रेनिंग खत्म करने के बावजूद क्यों दूसरी दुनिया में वापस नहीं गया, जबकि वह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। गेम कम्युनिटी थ्योरियां फैलाती है कि बिना सुधार और बिना हथियारों के ट्यूटोरियल स्टेज पूरा करना हैकिंग प्रोग्राम्स का प्रोडक्ट हो सकता है। इसी बीच एक अनाम व्यूअर नंबर 62 लेकर बड़ा डोनेशन भेजता है और रहस्यमय संदेश में असली दुनिया में लौटने का अनुभव पूछता है। इस गेम प्ले से आने वाले भविष्य की तरफ इशारा करता है। सुबह सुबह कोरिया ब्रांच में प्लैनेट अर्थ कंपनी के कर्मचारी जो इनवर्स प्लैनेट डेवलप करते हैं, एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करते हैं जो एक ही यूजर की वजह से हुई। कर्मचारी आश्चर्य में क्या हुआ इसकी रिप्ले देखते हैं और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। कंपनी के कर्मचारी डिस्कस कर रहे हैं कि खिलाड़ी ने गार्ड कैप्टन को बिना किसी सुधार या हथियार के कैसे तोड़ा। ध्यान देते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी पूरी तरह से कंफर्म है कि वह हैकर है और कंपनी के मैसेज बोर्ड्स पर आतंक मचा रहे हैं। जवाब मांगते हुए एक कर्मचारी गंभीरता से पूछता है कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि कोई हैक नहीं है, तो बाकी लोग कंफर्म करते हैं। मुनाज़म जिम्मेदार कर्मचारी पुष्टि करता है कि उसने सब कुछ चेक किया, कैरेक्टर क्रिएशन से शुरू करके, और पाया कि कोई भी बाहरी प्रोग्राम द्वारा मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड नहीं है। वह बताता है कि उसने कई हैकरों को दीवारों से गुजरते या गायब होते देखा है, लेकिन ऐसी मूवमेंट्स पहले कभी नहीं देखी। कर्मचारी निष्कर्ष निकालते हैं कि इस लेवल का कंट्रोल हैकिंग प्रोग्राम्स के इस्तेमाल से भी इमिटेट नहीं किया जा सकता, और अगर यह हैक नहीं है तो खिलाड़ी पूरी तरह पागल है। इसके बावजूद वे मानते हैं कि इसकी बहुत कम संभावना है कि यह हैक हो और अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। टीम आखिरकार तय करती है कि उन्हें मामले की सही वेरिफिकेशन करनी ही पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है वुहान और उसकी दोस्त नान की ओर, जहां वह बताती है कि इंटरनेट कम्युनिटी उसकी वजह से बवाल में है और स्थिति बहुत ही कैओटिक हो गई है। वह बताती है कि नो करेक्शन चैलेंज यूजर्स के बीच दिखाई दिया है, जहां हर कोई फेल हुआ और अपनी पावर एक्टिव नहीं कर सका, जिससे ये नैरेटिव मजबूत होती है कि वह हैकर है। नान स्वीकारती है कि वह वीडियो देखकर शॉक थी और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। भले ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन मोड चालू था, वह उसे समझाती है कि उसने पहले उसकी लड़ाई देखी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी स्किल्ड होगा। पुष्टि करती है कि जो भी उसे नहीं जानता वह निश्चित रूप से सोचेगा कि वह हैकर है, और यही कारण था कि उसने वह मैसेज रिसीव किया। वह मैसेज के बारे में पूछती है। वह बताता है कि उसे प्लैनेट अर्थ कोरिया ब्रांच से मैसेज मिला। नान समझाती है कि कंपनी वेरीफाई करना चाहती है कि क्या वह हैकिंग प्रोग्राम्स इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। वह उसे वह मैसेज दिखाता है जो स्ट्रीमर कांग सॉइल के लाइव स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचा, जिसमें उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए कहा गया। वह बताती है कि अगर गेम कंपनी खुद हैक वेरीफाई करने में इंटरवीन करती है तो बहुत बड़ा क्राउड आकर्षित होगा, और पूछती है क्या वह सहमत होगा। वह सोचता है और इसे अपनी डेवलपर्स से कम्युनिकेशन करने का एकमात्र मौका मानता है और शायद दूसरी दुनिया के बारे में क्लू पा सकता है। अगर कोई हाई रैंकिंग पर्सन सामने आता है, वह अपनी दोस्त को बताता है कि उसने पहले की हिचकिचाहट के बावजूद ऐसा करने का फैसला किया, तो वह उसकी डिसीजन की तारीफ करती है। वह उसे सलाह देती है कि अगर वह खेल जारी रखना चाहता है तो अपना नाम क्लियर करना जरूरी है ताकि कोई उसे हैकर न बोले, लेकिन वह असहमति दिखाता है, नोट करते हुए कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिखा। नान तर्क करती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल इतना यूनिक है कि वह नाम बदलने पर भी जाना जाएगा, और पेशेवरों में भी कोई उसके जैसे अजीब स्किल्स से नहीं लड़ता। वह समझाती है कि आजकल प्रोफेशनल्स की आइडेंटिटी उनके फाइटिंग हैबिट्स से सामने आ जाती है। फोरम डिस्कशंस का हवाला देते हुए जो प्लेयर्स की मूवमेंट्स को प्रिसाइजली एनालाइज करते हैं, वह राहत महसूस करती है कि उसने सहमति दी, वरना स्ट्रीमर को बहुत नफरत झेलनी पड़ती। वह सोचता है कि इस पर उसकी दिलचस्पी का कारण क्या है, क्योंकि उस स्ट्रीमर का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वह उसे बेवकूफ कहती है और समझाती है कि हैकिंग मुद्दे से गुस्साए क्राउड को इसकी परवाह नहीं है। वह जोड़ती है कि वे शुरुआत में उसे दोष देंगे, लेकिन जल्दी ही उनके तीर स्ट्रीमर की तरफ चले जाएंगे। वह स्थिति समझता है और हतोत्साहित होकर कहता है कि इस केस में उसे सहमत होना ही पड़ेगा। सॉइल को उससे मैसेज मिलता है कि उसने सहमति दी, तो वह खुशी से कूदती है और विश्वास नहीं कर पाती। वह उम्मीद करती है कि इस हंगामे से व्यूअर नंबर में जबरदस्त इजाफा होगा और ग्राफिक्स दिखाई देता है जो संभावित वृद्धि दिखाता है। सॉइल बेसब्री से उस ऐतिहासिक सीन का इंतजार कर रही थी जो गेम इनवर्स प्लैनेट में पहले कभी नहीं हुआ था। वह लाइव स्ट्रीम का ऐलान करती है ताकि लोगों के बीच उसके हैकिंग इस्तेमाल के विवाद की सच्चाई सामने आ सके। 4 दिन बाद वुहान गेम के अंदर नए आउटफिट में खड़ा होता है।
ब्रॉडकास्ट की तैयारी में सॉइल उसे गर्मजोशी से वेलकम करती है जब वे मिलते हैं। वो खुद में नोटिस करता है कि उसने उस पर शक नहीं किया, भले ही उसने उसके मूव्स को पास से देखा हो, और वह मानती है कि लोगों द्वारा दिया गया सबूत कमजोर है। वह जोड़ती है कि उसने उस पर शक नहीं किया क्योंकि उसकी क्रेजी किलर लुक्स ने हैकिंग का आइडिया उसके दिमाग से दूर कर दिया। इसे बस इंट्यूशन मानकर जस्टिफाई करती है, जिसे वह चुपचाप स्वीकार करता है। वह कहती है कि अगर वह रेडी है तो ब्रॉडकास्ट शुरू कर दे, तो वह सहमति देता है। वह ब्रॉडकास्ट खोलती है और लंबे समय से इंतजार कर रहे बड़े ऑडियंस का स्वागत करती है, जबकि कन्फ्लिक्टिंग कमेंट्स आते हैं। क्लियरिफिकेशन मांगते हुए, हैकिंग का आरोप लगाते हुए और मजाक उड़ाते हुए वह हैरान रहती है कि शुरू होते ही व्यूअर्स की संख्या 10,000 तक पहुंच जाती है। वह अपने गेस्ट वुहान को फिर से इंट्रोडक्ट करती है। वह अपना नाम बताता है तो कमेंट्स में हमला और मजाक शुरू हो जाता है। उसे पोलाइटली नहीं रहने पर वह धमकी देती है कि चैट बंद कर देगी। वह उससे पूछती है कि विवाद पर उसका क्या विचार है। वह ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे मामला हास्यास्पद लगता है, जिससे कमेंटर्स उसकी एरोगेंस का मजाक उड़ाते हैं। एक फॉलोअर पूछता है कि कैसे क्लियरिफाई करें, तो वह जवाब देती है कि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। एक आदमी फॉर्मल सूट में मीटिंग एरिना में आता है। वह अपने आप को पार्क जिम ह्यून बताता है, कोरिया ब्रांच के प्लैनेट अर्थ कंपनी के पहले ऑपरेशंस टीम लीडर, और उसके सिर के ऊपर जीएम का टाइटल है, जिससे फॉलोअर्स हैरान हो जाते हैं और स्थिति की गंभीरता समझते हैं। वुहान महसूस करता है कि यह व्यक्ति हाई ऑफिशियल है और शायद दूसरी दुनिया के बारे में कुछ जानता है। वह उससे पूछने का फैसला करता है। वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद ऑफिशियल सॉइल और उसे अटेंड करने के लिए थैंक्स करता है। ऑफिशियल अंदर से नोटिस करता है कि वह बाहरी रूप से सामान्य दिखता है। ऑफिशियल उन्हें वेरिफिकेशन एरिया में जाने के लिए कहता है। वे एक पर्सनल एडवांस्ड ट्रेनिंग रूम पहुंचते हैं जो उसने दूसरी दुनिया में पहले नहीं देखा था। ऑफिशियल समझाता है कि वेरिफिकेशन कई बैटल्स को मॉनिटर करके किया जाएगा ताकि कोई बाहरी मदद न हो। वह प्रक्रियाओं से सहमत हो जाता है, लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एक विशाल ट्रेनिंग रोबोट आता है और फॉलोअर्स इसे मीडियम वर्जन ऑफ एथानेल के रूप में पहचानते हैं। सोचते हैं कि क्या वह अपनी वर्तमान क्षमताओं से इसे हरा सकता है। बैटल टाइप चुना जाता है, मीडियम रोबोट के खिलाफ लड़ाई टू द डेथ। सॉइल चिंतित दिखती है, जबकि वह उसे भरोसा करने के लिए कहता है। वह हंसते हुए स्थिति का मजाक उड़ाता है कि वे टू द डेथ लड़ेंगे। ऑफिशियल हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि वह अपने स्थान से गायब हो गया। वह रोबोट की ओर भागता है और उसे टुकड़ों में तोड़ने लगता है, जबकि ऑफिशियल उसे एंगेजमेंट के नियम समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फॉलोअर्स चैट में हैरान होकर सोचते हैं कि क्या वह अब अपने हाथों से मीडियम लेवल एथानल को क्रश कर रहा है। यह रोबोट अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है, भले ही हैमर से लड़ाई हो, जबकि अन्य रोबोट के लिए डर और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इस हिंसक सीन में वह रोबोट का सिर भी बेरहमी से तोड़ देता है, तो सिस्टम मैसेज आता है कि कोई बाहरी प्रोग्राम हस्तक्षेप नहीं पाया गया। ऑफिशियल सोचता है कि वह पागल है, फिर भी अंदर से पुष्टि करता है कि जो वह देख रहा है वह किसी भी तरह हैक नहीं हो सकता। वह जमीन पर पैर पटकता है और टेस्ट खत्म होने की घोषणा करता है। ऑफिशियल पार्क घोषणा करता है कि पिछली लड़ाई में बाहरी प्रोग्राम का कोई उपयोग नहीं पाया गया, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए वेरिफिकेशन विंडो बहुत छोटी थी। पार्क उससे कहता है कि वह उनकी बताई हुई खास स्टाइल में लड़ाई करे, और वह बिना सोचे फट से मान भी जाता है। फॉलोअर्स समझ जाते हैं कि यह तरीका बस यह पकड़ने के लिए है कि कहीं वह ऑटो फाइटिंग वाला चीट तो नहीं चला रहा, क्योंकि ऑटो फाइट सॉफ्टवेयर प्लेयर की अपनी मुर्गी वाली स्टाइल को हूबहू कॉपी ही नहीं कर सकता। इसलिए पहले से विनिंग मेथड तय कर देना ही साफ सबूत बन जाता है कि हैकिंग नहीं है। अफसर उसका शुक्रिया करता है और इस बार उसे सिर्फ चेन सिकल से 3 मीडियम लेवल ट्रेनिंग रोबोट के सिर उड़ाने को कहता है। वह मिशन अच्छे से समझ जाता है, पर अफसर मन ही मन सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है भगवान। ये कंडीशन तो प्लेयर के लिए बहुत ही नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं दिखता। हारने की फील तो बिल्कुल नहीं। बैटल बिजली जैसी स्पीड से शुरू होती है। वह सिकल को इतनी चालाकी से चलाता है कि देखकर होश उड़ जाएं। मिशन पूरा करके वह मलबे के बीच खड़ा है और सॉइल खुशी से चिल्लाती है कि उसे पहले जो लगा था वह कोई भ्रम नहीं था। वह फॉलोअर्स को दिखाती है कि चेन तो ऐसे घूम रही थी जैसे जिंदा हो। फॉलोअर्स दंग रह जाते हैं। कोई बोलता है कि सिकल खुद ही टूटी हुई ओवर पावर चीज लग रही है, तो दूसरा बोलता है कि हथियार नहीं, बंदा खुद टूटा फूटा ओपी है, क्योंकि चेन सिकल आमतौर पर तो बस नजदीक जाकर चुभाने के लिए इस्तेमाल होती है। अफसर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और मानता है कि इस लेवल की कंट्रोल तो हैक से भी कॉपी नहीं हो सकती। अगर वह हैकर नहीं है तो फिर बंदा पूरी तरह पागल है। लेकिन उसकी जिज्ञासा और भड़क जाती है और एक गेम मैनेजर होने के नाते वह सोचता है कि क्या वो हून सच में सिर्फ एक बेस एलिमेंट के साथ एडवांस्ड ट्रेनिंग रोबोट को टक्कर दे सकता है। अफसर लालच में आखिरी टेस्ट करने का फैसला करता है और एरिना में एक नया विशाल और डरावना रोबोट उतार दिया जाता है। फॉलोअर्स सदमे में आ जाते हैं कि यह क्या खून खराबे वाला लेवल निकाल दिया। अगर वह जीत गया तो उसे नेशनल काउंसिल की तरफ से हैकर लेवल इंसान का आधिकारिक टैग मिल जाएगा। नया रोबोट एडवांस्ड
ट्रेनिंग रोबोट लेट वर्जन एथल के नाम से इंट्रो होता है। वो और एथल एक दूसरे को देखते हैं और रोबोट के चेहरे पर उभरती व डरावनी स्माइल उसकी नसों में आग लगा देती है। भिड़ंत शुरू होते ही एथल एक जबरदस्त हमला करता है जिसे वह बड़ी मुश्किल से चूकता है। लड़ाई बेहद हिंसक हो जाती है और उसकी डॉजिंग स्किल तो एकदम लेजेंडरी लगती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि यह विरोधी मीडियम लेवल रोबोट से बिल्कुल अलग लीग में है और अब एक ही वॉर उसकी मौत के लिए काफी है। ऊपर से रोबोट की बॉडी इतनी टफ है कि उसकी मार का कोई असर ही नहीं, लेकिन वह ठान लेता है कि हिट मारता ही रहेगा जब तक एक वार सफल न हो जाए। फॉलोअर्स डर और दीवानगी दोनों मोड़ पर होते हैं। कहते हैं कि एक वार काफी है उसे उड़ा देने के लिए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। ये तो पूरी पागलपंती है। अफसर मानता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह सिर्फ एक बेस एलिमेंट के साथ इतने एडवांस्ड रोबोट को सामने से भिड़कर संभाल लेगा। शुरुआत में वह पूरा लूजर लग रहा था, लेकिन अब देखो वह धीरे धीरे एथल को डोमिनेट करने लगा है। आखिरकार वह एक कुचल देने वाला वार मारता है और रोबोट टूटकर बिखर जाता है। अफसर को समझ आ जाता है कि अब देखने लायक कुछ नहीं बचा और उनकी डेटा वेरिफिकेशन पूरी होते ही रोबोट एरिना से खींच लिया जाता है। ये बात वह पल भर में समझ जाता है। सोहेल ने अफसर से सीधे पूछ लिया कि वेरिफिकेशन का रिजल्ट क्या निकला, और अफसर ने बिना घुमाए फिराए साफ कह दिया कि कोई भी बाहरी प्रोग्राम नहीं चला। जो कुछ हुआ वह किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग नहीं थी। बस इतना सुनते ही गेम कम्युनिटी पागल हो गई। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि भला यह हैक कैसे नहीं हो सकता, तो कुछ लोग प्रशासन की ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद बोल रहे थे कि पूरा इल्जाम ही फेक था और ऊपर से चीटिंग वाला पोस्ट भी डिलीट कर दिया गया। सोहेल ने अपने फॉलोअर्स को जीत वाले टोन में याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि कोई चीट नहीं है, और अब स्केप्टिक लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रहे। ट्रोल्स तो वैसे भी चुपके से पीछे हट गए। कुछ लोगों ने उसके जोश पर ध्यान दिया और उसे फिजिकल फिटनेस मॉन्स्टर का निकनेम दे दिया, जो इतना स्ट्रांग है कि खुद हैक जैसा लगता है, और ये बात उसे सीक्रेटली बहुत पसंद आई। चैट में बहुत तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन सोहेल ने दोबारा सबको क्लियर कर दिया कि वह चीट नहीं करता, बस उसकी बॉडी की एबिलिटी इतनी ओपी है कि देखकर चीट लगती है। फिर उसने अपने गेस्ट से आखिरी कमेंट पूछा और उसने इस पूरी एक्सपीरियंस को मजेदार बताया। अफसर ने उसका शुक्रिया अदा किया और सोहेल ने अपने फॉलोअर्स को अलविदा कहा, जो 1 लाख से भी ऊपर पहुंच चुके थे। कुछ लोग हैरान थे कि वह इस लेवल पर भी रिसोर्स फार्म करने की सोच रहा है, तो कुछ लोग स्ट्रीम के खत्म होने पर अफसोस जता रहे थे, क्योंकि यह पूरा एपिसोड सिर्फ उसका नाम साफ करने के लिए था, और फिर भी लेजेंडरी बन गया। स्ट्रीम खत्म होते ही सोहेल ने वू हियन और अफसर दोनों को शुक्रिया कहा और उसे अलग से धन्यवाद भी दिया, तो उसने हल्का सा झुककर कहा कि यह तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अफसर उसकी सिंपल वाली बात पर हंस पड़ा और जाने लगा, लेकिन उसने उसे रोक लिया और बोला कि एक बात पूछनी है। अफसर रुक गया। उसने स्ट्रेट पूछ लिया कि क्या गेम में कभी ऐसा टेक्निकल एरर या बग देखा गया है जिसमें प्लेयर किसी ग्लिच की वजह से एग्जिट या एस्केप ही नहीं कर पाता। अफसर ने कहा कि उसने ऐसा कुछ कभी सुना तक नहीं। अगर ऐसा जानलेवा बग होता तो गेम कभी ग्लोबल नहीं बन पाता, और वू हियन ने यह जवाब समझते हुए मान भी लिया। इस बार अफसर सच में चला गया और सोहेल ने राहत की सांस ली कि यह टेंशन वाला माहौल आखिर खत्म हुआ। वह वू हियन की मेहनत की तारीफ करती है और कहती है कि वह स्ट्रीम के प्रॉफिट निकालकर उसे बताएगी। वह मना करता है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं, पर फिर भी उसे संपर्क करने की इजाजत दे देता है। सोहेल मन में सोच रही थी कि उसे ऐसे जाने देना कंटेंट का सोना गंवाने जैसा है, पर वह उसे दोबारा स्ट्रीम पर बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि आज की परमिशन सिर्फ उसका नाम साफ कराने के लिए थी। इसलिए वह बस अलविदा कहकर रह गई और बोली कि अगली बार संपर्क करेगी। वो हियन अकेला खड़ा रह गया, थोड़ा निराश कि उसे दूसरे संसार वाली जानकारी नहीं मिली। तभी झोंग नायन का मैसेज आया कि वह तुरंत उसे कॉम्बैट प्रिपरेशन रूम में मिले, क्योंकि उसने स्ट्रीम खत्म होने की खबर सुन ली थी। वह उसे बहुत ज्यादा जोश से मिलती है और पूछती है कि स्ट्रीम का अनुभव कैसा था, बताते हुए कि कम्युनिटी की रिएक्शन तो बिल्कुल फट चुकी है, पूरी तरह पागल मोड में है। वह बताता है कि उसे यह अनुभव बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि खेलते खेलते चैट पर नजर रखना और बात करते रहना उसकी स्टाइल के बिल्कुल खिलाफ है। यह सुनकर नायन कुछ देर के लिए चौंक भी जाती है, और वहीं वह खुद भी जैसे कह रहा हो। नायन ने उसे एक दूसरा तरीका सुझाया कि वह बस ऐसे खेले जैसे अकेला खेल रहा हो और चैट को बिल्कुल इग्नोर कर दे। वह खुद उसके लिए सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर देगी ताकि वह एक बार ट्राई तो करे, पर उसने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे वैसे भी ब्रॉडकास्ट करने का मन ही नहीं था। नायन ने हार नहीं मानी और बोली कि वह प्लेयर वर्सेस प्लेयर पीवीपी ट्राई करे। फिर समझाया कि पीवीपी इस गेम का एक बड़ा पिलर है, ठीक उसी तरह जैसे प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट पीवी, और यह सुनकर उसे लगा शायद इसी वजह से उसने उसे बुलाया है। नायन ने साफ कहा कि बिना पीवीपी ट्राई किए यूं ही गेम छोड़ना बिल्कुल गलत है। वह बहाना बनाने ही वाला था कि वह वैसे भी गेम खेलने का प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है यह गेम उसके टाइप का नहीं,
खासकर तब जब दूसरे संसार में लौटने का मौका लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन नायन ने बीच में ही रोककर जोर से कहा कि पीवीपी गेम का असली दिल है और सिर्फ ट्रेनिंग देखकर फैसले मत लो। उसने उसका कहा सोचा और उसे एहसास हुआ कि स्टोरी मोड पीवी तो बिल्कुल उसी दुनिया जैसा है जिसमें वह जी चुका है, लेकिन पीवीपी में शायद कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी देखा ही नहीं। शायद कोई नई दिशा, कोई नया सुराग। इसीलिए उसने एक्सपेरिमेंट मान लिया। नायन ने टाइप्स समझाने शुरू किए। पहले ड्यूएल्स, जिसमें 1 on 1 या 2 on 2 सीधी भिड़ंत होती है। फिर उसने स्ट्रगल मोड बताया, जहां खिलाड़ी 4 में से एक मोड चुनते हैं, कंट्रोल, एस्कॉर्ट, कैप्चर या एक्सटर्मिनेशन, और 5 वर्सेस 5 की टीम लड़ाई होती है। आखिर में सर्वाइवल मोड बताया, जहां 100 खिलाड़ी अलग अलग फैलकर गियर इकट्ठा करते हैं और आखिरी बंदा या टीम जीतती है। पहली बार होने की वजह से नायन ने टीम मोड खेलने का सुझाव दिया और बोली कि वह उसके लिए एक बेस्ट बिल्ड भी सुझा देगी क्योंकि पीवीपी में यह जरूरी है। पर उसने उसे रोकते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से एक ऐसा बिल्ड अच्छी तरह जानता है, वही बिल्ड जिसने उसे दूसरे संसार में द सुपर ह्यूमन बनाया था। वो हुन लॉग इन की तैयारी कर रहा था और नायन बोली कि वह तब तक रिकॉर्डिंग शुरू कर देगी। उसने हाँ कर दी कि वह तुरंत तैयार होगा। शुरुआती पॉइंट फोर्सफुली चुना गया। पहला जोन मिलिट्री बेस, जो हाई क्वालिटी गियर के लिए फेमस है, लेकिन वहां हमेशा हाई लेवल खिलाड़ी भरे रहते हैं, इसलिए नए लोगों के लिए बिल्कुल गलत जगह। नायन ने उत्साह में उससे पीवीपी गेम प्ले रिकॉर्ड करने की इजाजत मांगी ताकि वह उसे यूट्यूब पर डाल सके। वह थोड़ा झुंझलाया और बोला, शांत हो जाओ। फिर भी उसने मंजूरी दे दी, सोचता हुआ कि वह इतनी ओवर एक्साइट क्यों है। सिस्टम विंडो पॉप हुई। गेम शुरू होने में 60 सेकंड बचे हैं और मिलिट्री बेस कंफर्म हो चुका है। उसने लॉग इन कंफर्म कर दिया। नायन ने मजाकिया मिलिट्री सलामी मारकर कहा कि जिंदा बचे तो फिर मिलते हैं। जैसे ही वह अंदर गया, खुद को तीसरी मंजिल वाले लॉबी में पाया और सामने पहला विरोधी दिखा, जो गियर और रिसोर्सेज की बुरी हालत देखकर बड़बड़ा रहा था कि उसे जल्दी किसी और जगह जाना होगा। लेकिन वू ह्युन ने उसे पीछे से ऐसे अटैक किया कि कुछ ही पल में सिस्टम ने अनाउंस कर दिया, प्लेयर लकी डे को खत्म किया गया बाय बेक वू ह्युन। नायन पूरी तरह सदमे में थी कि गेम शुरू होते ही उसने सीधे पहला किल कर दिया, और साथ ही वह यह भी नोटिस करती है कि उसका फिजिकल बिल्ड इतना अजीब और स्ट्रांग लग रहा है कि जैसे कोई हैक हो। और इसी पल जैसे उसकी अपनी सोच गूंजती है, सिस्टम नोटिफिकेशन पागल स्पीड में एक के बाद एक गिरते गए, ये बताते हुए कि वह कितने खिलाड़ियों को लगातार खत्म कर रहा है। नायन स्क्रीन देखती रह गई कि यह बंदा आखिर कर क्या रहा है। वह स्लाइम मॉन्स्टर नाम के प्लेयर को खत्म करता दिखा और फिर अपने गिरे हुए विरोधी के ऊपर खड़े होकर उसने महसूस किया कि आसपास अब किसी और खिलाड़ी की मौजूदगी नहीं लग रही। उसे शक हुआ कि शायद यह इस एरिया का आखिरी सर्वाइवर था। उसने सोचा कि उतरते ही एक साथ 4 लोगों से भिड़ जाना उसने सोचा भी नहीं था, और अब जब वह रिसोर्सेज भी ले चुका है तो यहां से निकलना ही ठीक है। अचानक नायन की वॉइस चैट से उसकी चीख सुनाई दी, हेल्प करो, वो पूरी तरह दुश्मनों से घिरी हुई है। उसने मैप खोलकर उसकी लोकेशन देखी, जो कि उसकी जगह से बिल्कुल उलटे ब्लॉक में थी, यानी बहुत दूर। उसने कहा कि वह आ रहा है और पूछा कि वह बिल्डिंग में किस फ्लोर पर है। नायन बोली कि वह तीसरी मंजिल की छत पर है और नीचे वाले फ्लोर पर लड़ाई करना पागलपन है, क्योंकि हर फ्लोर पर महाभारत चल रही है। उसने बस हाँ में जवाब दिया और आगे बढ़ गया। उसने गजब की स्पीड से छलांग लगाई। एक दुश्मन ने उसे देखकर हक्का बक्का होकर हकलाते हुए पूछा कि यह बंदा है कौन और इतनी जबरदस्त स्पीड क्यों है। दूसरे ने अपने साथी को कहा कि अपनी एबिलिटी तैयार रखो, वह इसे कुछ देर रोकने की कोशिश करेगा। वो हुन उन पर टूट पड़ा। दूसरे ने चीखते हुए देखा कि उसने उसके साथी को पल में काट डाला और सिस्टम ने तुरंत किल का नोटिफिकेशन दिखाया। विरोधी ने उसकी चाल देखकर अंदाजा लगाया कि यह बंदा फिजिकल टाइप है और पूरी तरह एजिलिटी बिल्ड पर चलता है। वह दहाड़कर बोला, मर जा, और काली विनाशक ऊर्जा उसकी तरफ छोड़ी। वू हियन ने हवा में छलांग मारकर हमले से बचा लिया। विरोधी उसे पागल कहकर गाली देता रहा और अगले ही पल वह उसे फिनिशिंग ब्लो दे चुका था। वह शांत और फोकस में रहा और नायन की तरफ भागता गया। बीच में सिस्टम संदेश आए कि वह चेस्ट आई, बेबी, टायरानोसोरस और बाई चिकन जैसे खिलाड़ियों को भी खत्म कर चुका है। बिल्डिंग के सामने पहुंचकर उसने अनाउंस किया कि वह आ गया है। नायन उसकी स्पीड देखकर दंग रह गई और पूछा कि क्या उसे नीचे आकर मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने आदेश दिया कि वह अपनी जगह ही रहे। वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ आती कदमों की आवाज गिनता है, 4 लोग या शायद 5। जैसे ही दरवाजा खुला, वह ठंडे चेहरे के साथ सामने आया और दुश्मन ने छिपकर उस पर डैगर से वार करने की कोशिश की। दुश्मन चीखता हुआ झपटा, लेकिन उसने धमाकेदार स्किल से उसका हाथ कलाई से पकड़कर वार रोक दिया। हमलावर का दिमाग सुन्न हो गया कि उसने इतनी तेज रिएक्शन कैसे पकड़ ली। सिस्टम ने लिखा, प्लेयर 1000 को खत्म किया गया बाय बेक वू ह्युन। और वह अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा सोच रहा था कि अब उसे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी ताकि यह चक्कर जल्दी खत्म हो। इसके बाद नोटिफिकेशन ऐसे बरसने लगे जैसे तूफान।
वह अपने माता पिता का ख्याल रखो, श्रिम्प मील्स, डेंटल केयर जैसे अजीब अजीब नाम वाले खिलाड़ियों को भी चुटकियों में धूल चटा रहा था। नायन को समझ आ गया, वो ह्युन पूरी इमारत में अकेले सबको रौंद रहा है। वो अचानक बिना किसी आवाज के उसके बिल्कुल पास प्रकट हो गया और नायन इतनी डर गई कि चीखते हुए उसी पर अटैक झोंक दिया, जिसे उसने आसानी से डॉज कर लिया और उल्टा उसे डांटने लगा कि वो ऐसे चुपके से डराकर क्यों आया। नायन हांफते कांपते बोल पड़ी कि उसे तो उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई और इस स्पीड पर तो वो अकेले ही 14 किल्स निकाल देगा, जबकि वो खुद सोच रहा था कि क्या उसे सच में आने की जरूरत थी। उसने पूछा कि क्या उसने बिल्डिंग पहले ही क्लियर कर दी है और फिर हैरानी से देखा कि उसके हाथ में चेनसॉ है, तो वो मासूम स्माइल के साथ बोली कि पास में बस यही हथियार मिला था। फिर जोश में आकर बोली कि वो ये गेम कभी नहीं हारेगी और आने वाला मैच वो पूरी टीम को अपने दम पर उठाएगी, जिस पर उसने ताने मारते हुए हल्की मुस्कान दे दी। मैच खत्म होते ही अनाउंसमेंट आया कि उनकी टीम 50 टीमों में पहला स्थान लेकर जीत गई, जहां वू हयान ने 25 किल्स उड़ाए और नायन ने 7 किल्स और 15 असिस्ट्स पर समझौता किया। नायन यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने लगातार 10 जीत दर्ज कर ली है और अब वो पूरी तरह थक चुकी है, बस आज के लिए रुकना चाहती है। तो उसने भी उसकी बात मान ली। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो उसे साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समझती थी, लेकिन असल में वो चलता फिरता ह्यूमन वेपन है और उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में खींचकर ही दम लेगी। वो उससे बोली कि 2 दिन रुक जाए और तब तक वो एक परफेक्ट स्ट्रीम प्लान तैयार कर लेगी। और जब उसने बोलने की कोशिश की कि उसे स्ट्रीमिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और असली मिशन में भी उसकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, तभी वो उसे बीच में काट कर बोली कि बाद में बात करेगी और फट से निकल गई। वो अकेला रह गया सोचते हुए कि इस गेमिंग लड़ाई से भी उसे दूसरे संसार के बारे में वो सुराग नहीं मिले जो वो ढूंढ रहा था। उधर रात में सोए अपने कमरे में बैठकर गेम कम्युनिटी फोरम देख रही थी, जहां हर जगह हैकिंग लार्ड की चर्चा हो रही थी और लोग कह रहे थे कि उसे प्रोफेशनल बनना ही चाहिए। वो स्ट्रीम का व्यू काउंट देखकर दंग रह गई, जो 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका था। वो सोच रही थी कि क्या उसे अपने करियर में कभी ऐसा नंबर दोबारा देखने को मिलेगा। वो चाहती थी कि काश वो उसके साथ और स्ट्रीम कर पाती और खुद को कोस रही थी कि वो उसे रोक नहीं पाई। उसे याद आया कि उसने बार बार साफ इनकार किया था कि उसे स्ट्रीमिंग में दिलचस्पी नहीं है और वो खुद को दिलासा दे रही थी कि शायद उसका इनकार उतना कड़ा नहीं था, लेकिन अंत में मानना पड़ा कि वो शुरू से ही बहुत दृढ़ था। फिर उसने स्ट्रीम की कमाई देखी और रकम देखकर लगभग सदमे में चली गई। अगले दिन नायन ने उसे एक कैफे में बुलाया और वो सोच रहा था अचानक बुलाने की वजह क्या है। तभी उसने अपना लैपटॉप घुमाकर दिखाया, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल चमक रहा था, स्ट्रीमर प्रोजेक्ट बेक वू होन एंड जोंग नायन। वो पूरे जोश से समझाने लगी कि ये उसकी पूरी प्रेजेंटेशन है और वो पूरी रात इसे तैयार करने में लगी रही, लेकिन उसने मुंह बिचकाते हुए तंज कसा कि अगर ये रात भर का काम है तो क्वालिटी सच में काफी कमजोर है। उसने उसे उसकी पुरानी कंडीशन याद दिलाई कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जब तक उसे दर्शकों से इंटरैक्ट नहीं करना पड़े। नायन ने पूछा कि क्या ये उसके लिए ठीक रहेगा अगर उसे सिर्फ खेलना हो और चैट पर ध्यान न देना पड़े, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि वो तो सिर्फ एक संभावना की बात कर रहा था, सहमति नहीं दे रहा था। तभी नायन ने एक नया आइडिया रखा, रियलिटी ऑन ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट, जिससे वो स्ट्रीम कर सकते हैं बिना चैट में उलझे हुए। वो उसे समझाने लगी कि ये फॉर्मेट बिल्कुल उन वैरायटी रियलिटी शो जैसा है जहां पूरा स्टाफ स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्डेड फुटेज देखता है और उसी पर रियल टाइम कमेंट करता है। और प्रेजेंटेशन के अंत में उसने सुझाव दिया कि गेम खेलने की पूरी जिम्मेदारी वो ले ले, जबकि इंटरेक्शन और कमेंट्री का पूरा काम वो संभाल लेगी। फिर भी जब वो नहीं माना तो उसने उसे मनाने के लिए हर तरीका आजमाया, यहाँ तक कि बोली कि अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी मौजूदगी कम पड़ेगी तो किसी प्रोफेशनल कमेंटेटर को भी हायर कर सकते हैं। और उसे एक लुभाने वाली डील भी ऑफर कर दी कि रेवेन्यू में 60% उसका होगा और 40% उसका, इस उम्मीद में कि शायद इतनी अच्छी डील उसे सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन वो अपनी साफ और पक्की ना से कभी नहीं हिला और बड़ी बेरुखी से बताया कि उसे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। नायन को अब समझ आने लगा कि उसका साथी स्ट्रीमिंग की कमाई के असली मूल्य को समझता ही नहीं, तो उसने पूछा कि क्या उसने आज स्ट्रीमर सोहेल द्वारा भेजा गया वित्तीय सेटलमेंट चेक किया। तभी उसे याद आया कि सुबह एक ईमेल आया था, लेकिन जल्दी में निकलने की वजह से उसने देखा नहीं। उसने फोन खोलकर मैसेज चेक किया, जिसमें कांग सोहेल ने पहली सेटलमेंट अमाउंट भेजी थी, पूरे 6 मिलियन वॉन, और साथ एक नोट भी लगा था जिस पर एक अजीब सा डोनेशन मैसेज जुड़ा था। नायन 6 मिलियन वॉन देखकर दंग रह गई और झुंझलाकर बोली कि आखिर कोई इतनी बड़ी रकम पाकर भी स्ट्रीमिंग को कैसे ठुकरा सकता है। लेकिन उसकी नजर तो उसी रहस्यमयी संदेश पर टिक गई थी, जिसमें लगातार एक डोनर अनजान दर्शक 62 के नाम से मैसेज भेज रहा था। वो उसे वेलकम कर रहा था, उससे पूछ रहा था कि हकीकत की दुनिया में लौटकर उसे कैसा लग रहा है, और बता रहा था कि उसके लिए एक नया स्पेशल मिशन तैयार है और वो अब उसकी हर स्ट्रीम पर नजर रखेगा। वुहून की सांस वहीं अटक गई,
क्योंकि ये तो साफ था कि ये व्यक्ति जानता है कि वो दूसरी दुनिया से वापस आया है बाहर आ रहे हैं, और यूजर नेम में 62 का इस्तेमाल उसके टेस्ट सब्जेक्ट 62 होने की सीधी तरफ इशारा था। वो घबराहट और सवालों के बोझ में डूबता चला गया कि आखिर उसकी असलियत को कौन जानता है। उसने तुरंत नायन से पूछा कि क्या वो इस डोनर की जानकारी निकाल सकती है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि प्राइवेसी कानूनों की वजह से ये नामुमकिन है और वो डोनर को सीधा मैसेज भी नहीं कर सकता। सिर्फ लाइव स्ट्रीम के दौरान ही कोई इंटरेक्शन हो सकता है। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो स्ट्रीम करेगा। उसने दृढ़ता से अपने इरादे का ऐलान किया, जिससे नायन का उत्साह आसमान छूने लगा और वो बार बार उससे कंफर्म करने लगी कि वो पीछे तो नहीं हटेगा। फिर गेम कम्युनिटी को आधिकारिक अनाउंसमेंट जारी हुआ कि हैकिंग लॉर्ड अपनी पर्सनल स्ट्रीम हैक टूरिज्म में नजर आएगा, जिसमें कमेंटेटर चेस्सोंग चाओल और जोंग नायन भी शामिल होंगे। सुनहरे शुक्रवार की शाम हर खिलाड़ी अपनी स्क्रीन के सामने दिल धड़काते हुए तैयार बैठा था। पूरा गेम समुदाय उत्साह और सवालों से भड़क चुका था कि आखिर कमेंटेटर कौन है, और स्ट्रीम शुरू होने से 5 मिनट पहले की काउंटडाउन पूरी दुनिया में रोमांच भर रही थी। उधर इनवर्स प्लैनेट वर्ल्ड के ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में लॉन्च से ठीक पहले तनाव छाया हुआ था। नायन अपनी टेंशन छुपा नहीं पा रही थी, जबकि कमेंटेटर चाओंग चाओल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और बार बार यकीन दिला रहा था कि उनकी तैयारियां एकदम फुल हैं। चाओल, जो गेम का एक्सपर्ट कमेंटेटर माना जाता है, उसने मान लिया कि जब उसे इस स्ट्रीम में हिस्सा लेने का ऑफर मिला था तो वो सच में बहुत नर्वस था, और जब उसे पता चला कि नायन ने वुहान को भी इसमें शामिल कर लिया है तो वो सचमुच हैरान रह गया। जिस पर नायन ने हल्की सी झेंपी हुई हंसी के साथ बताया कि वो मान तो गया था, लेकिन असली वजह किसी को भी नहीं पता। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, शो का ओपनिंग अनाउंस हुआ और नायन ने दर्शकों को वेलकम किया। उसके बाद चाओल ने खुद का परिचय दिया, लेकिन चैट तो एक ही सवाल से भरी पड़ी थी, वुहान कहाँ है, उसे लाओ। तो नायन ने सबको शांत करते हुए कहा कि अभी निराश होने का टाइम नहीं है। तभी वो हियान गेम स्क्रीन पर प्रकट हुआ और फॉलोअर्स खुशी से पागल हो गए कि ये क्लिकबेट नहीं है। नायन ने समझाया कि हैक टूर कंटेंट एक वैरायटी ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट में चलेगा, जहां वो दोनों उसकी गेम प्ले पर रिएक्ट करेंगे और प्राइवेसी प्रोटेक्शन मोड भी एक्टिव है। फिर उसने दर्शकों से पूछा कि क्या वो तैयार हैं, और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाकर उसने वू हियान को स्टार्ट सिग्नल भेजा। उसी पल उसे वायरलेस डिवाइस पर दूसरी दुनिया के मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से मैसेज मिला कि उसे जंगल से बचे हुए लोगों को बचाकर बाहर निकलना है। मेन मिशन के डिटेल्स भी उसके सामने आ गए, गार्ड्स से बचकर निकलना और ऑफिस तक पहुंचना, जिस पर उसने तुरंत कहा कि यह बिल्कुल पिछली बार जैसा ही है। उसे याद आया कि पिछली दुनिया में वो सिर्फ भाग रहा था, लेकिन इस बार उसने सब बदलने की ठानी और जोरदार चीख मारकर उसने दुश्मनों को खुद की तरफ खींचा। दुश्मनों ने उसकी आवाज सुनी और उनके लीडर ने उसे देखते ही चीखकर 3 दिशाओं से अटैक का आदेश दिया। वुहियान ने अपने हथियार से उनकी लगातार मार को चकमा देते हुए पलटवार किया और तेज लहजे में उन्हें धमकी दी कि वो सब खत्म हो जाएंगे। हथियार के हर स्विंग के साथ भारी तबाही मचती जा रही थी। गार्ड्स ने गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन वो अपने हथियार से तेज, साफ और बिल्कुल सटीक मूवमेंट से सबको रोकता और बचता गया। दुश्मनों में से एक दर्द से चीख पड़ा। एक गार्ड ने उसे बेवकूफ कहा कि वो खुद उनके पास आ गया, जबकि दूसरा चिल्ला रहा था कि इसे खत्म करो। वुहियान ने अपनी चेन वाली हथियार से दुश्मनों को खींचा, फिर हवा में उछलकर उन्हें बांधकर आपस में टकरा दिया। उनकी कराहें पूरे जंगल में गूंज उठीं। उसने बेरहमी से हमला जारी रखा, दुश्मनों को जमीन पर दे मारा और ऊपर से गिरकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। तभी एक डरा हुआ सर्वाइवर चीखता हुआ उसे कमबख्त कीड़ा कहकर उसकी लोकेशन की जानकारी दे बैठा। ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में नायन जो देख रही थी, उससे हक्का बक्का रह गई थी, जबकि चाओल ने कहा कि उसका ये स्टाइल तो इनवर्स प्लैनेट गेम से बिल्कुल अलग है और ये उसकी पूरी करियर में पहली बार है कि उसने ऐसा गेम प्ले देखा है। उसने ये भी जोड़ा कि इस तरह दुश्मनों को बिना किसी रणनीति के इकट्ठा करना अटपटा है, लेकिन चैट में दर्शक मजाक उड़ा रहे थे कि हैक देवता की मौजूदगी ही एक स्ट्रेटजी है और दुश्मनों को ढूंढने की मेहनत बचाने के लिए उन्हें खुद बुला लेना भी लॉजिक है। तभी एक डोनेशन आया जिसमें पूछा गया कि एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस स्किल कहीं ज्यादा ओपी तो नहीं, क्योंकि इसका कूलडाउन ही नहीं है। नायन ने ये सवाल चाओल से पूछा तो उसने तुरंत साफ इनकार कर दिया और बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चा ने समझाया कि ज्यादातर स्किल्स के कूलडाउन टाइम होते हैं और इसीलिए वुयान का बेस एलिमेंट्स पर टिका हुआ बिना कूलडाउन वाला बिल्ड शुरुआत में ओपी लगता है। पर कमेंटेटर ने साफ किया कि एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस बस फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करता है, दिमाग या हथियार चलाने की समझ नहीं बढ़ाता, और सबको याद दिलाया कि वह बिना किसी सिस्टम करेक्शन के खेल रहा है। फिर बोला कि असली बात यह है कि ये एबिलिटी जिसे यूज कर रहा है वह वही है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस इतनी धमाकेदार लग रही है, और अगर उसके पास ये फिजिकल स्टैट्स रियल लाइफ में होते तो वह बिल्कुल ऐसे ही फाइट करता। तभी अचानक दूसरे संसार प्रबंधन कार्यालय के टीम लीडर किम चाल आ गए
और सबको हथियार नीचे रखने और शांतिपूर्वक सरेंडर करने को बोले। टेक्स्ट में बताया गया कि यह सरकारी विभाग उन एलियन एंटिटीज को दबाने के लिए जिम्मेदार है जो डायमेंशनल गेट पार करके आती हैं, और ज्यादातर डेंजरस एंटिटीज को इन्वर्टेड वर्ल्ड के अंदर 3 ही काबू में करते हैं जहां डायमेंशन आपस में ओवरलैप होते हैं। वुहान ने किम चोल को फौरन पहचान लिया और यह देखकर हैरान रह गया कि वह यहाँ टीम लीडर है और उसके कपड़े भी अलग थे। किम ने समझ लिया कि वू ह्युन लैब से भागा हुआ शिकार है, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और अपने लोगों को पीछे हटने को कहा, जिसे वू ह्युन ने शांति से स्वीकार किया। लीडर ने उसके हाथ में वायरलेस डिवाइस देखा तो वू ह्युन ने बताया कि यह उसे लैब के अंदर के एक एजेंट ने दिया था। किम ने समझ लिया कि वह एजेंट मर चुका है और वू ह्युन मन ही मन बोला कि इस इंसान का दिल आज भी उतना ही साफिन है जितना दूसरे संसार में था। किम ने उससे कहा कि उसकी पहचान कंफर्म होने तक वह प्रबंधन कार्यालय में ही रुके ताकि लैब के लोग उसका रूप बनाकर कोई गड़बड़ न कर सकें। वह मान गया और लीडर ने उसे शुक्रिया कहा और उसे गाइड करने का वादा किया। गेम ने अनाउंस किया कि मेन मिशन कंप्लीट हो गया है क्योंकि वह प्रबंधन कार्यालय का हिस्सा बन गया है और उसे एक नया लेवल और एक स्ट्रेंथ पॉइंट मिला और सामने कार्यालय का हेडक्वार्टर बिल्डिंग दिख गई। वह अंदर एक कमरे में बैठा जो कंसल्टेशन रूम जैसा लग रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ पहुंचा कैसे। उसे दूसरे संसार से लैब से भागने के बाद की मेमोरीज याद आईं, जहां उसने बदला लेने के लिए पैसे जुटाने को कॉर्पोरेशंस के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, असैसिनेशन से लेकर किडनैपिंग तक। पर उसका असली काम ज्यादातर इन्वर्टेड वर्ल्ड के अंदर दंगाई एंटिटीज को दबाने का था। उसे याद आया कि कॉर्पोरेशंस इन्वर्टेड वर्ल्ड को लूटने के लिए बेतहाशा गुस्से हुए थे और जब उन्हें लूट बेकार लगी तो उन्होंने सफाई का काम उसके सिर डाल दिया, जिससे उसकी मुलाकात प्रबंधन कार्यालय से हुई। उसका और कार्यालय का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कभी वह मिलकर ऑपरेशन चलाते थे तो कभी एक दूसरे पर हथियार तान देते थे। तभी किसी ने उसका नाम लेकर उसे आवाज दी और उसकी सोच टूटी। सामने पहली टीम की एजेंट ली यूजिन थी। चैट में लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए क्योंकि गेम में वह टॉप सुंदरियों में से एक मानी जाती है। उसने बेहद सभ्यता से उसका स्वागत किया और कहा कि वह बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुंचा है। वह उसे पहचान गया। उसने उसके सामने 2 चॉइस रखी। पहली यह कि वह नागरिक बनकर कार्यालय की प्रोटेक्शन में रहे लेकिन अपनी शक्ति यूज करने पर सख्त पाबंदी माननी होगी, और दूसरी यह कि वह सीधे प्रबंधन कार्यालय का एजेंट बनकर ज्वाइन कर सकता है। यूजिन ने उसे समझाया कि अगर वह दूसरी चॉइस चुनता है तो वह तुरंत फुली अधिकृत एजेंट नहीं बनेगा, बल्कि पहले प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरेगा और तभी फील्ड में भेजा जाएगा जब वे उसकी तैयारी को सही समझेंगे। वह सोचने लगा कि कैसी अजीब आयरनी है। दूसरे संसार में वह इन ऑफिस एजेंट्स को मारता था और आज वही इनका संभावित साथी बनने जा रहा है। उसने जैसे ही फाइनल डिसीजन बताने के लिए बोलना शुरू किया, ब्रॉडकास्ट अचानक कट गया, जिससे फॉलोअर्स भड़क उठे और बोले कि यहाँ कट मत किया करो। उसके दिल में साफ था कि अगर वह सिविलियन लाइफ चुनता है तो फिर से कॉर्पोरेशन के लिए भाड़े का काम करेगा जैसा वहां हुआ था, और वह उस गंदे फंदे में दोबारा नहीं जाना चाहता था। ऊपर से ऑफिस के अंदर की असल दुनिया को जानने की जिज्ञासा उसकी दूसरी वजह थी, इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया कि वह एजेंट बनकर ही ज्वाइन करेगा। यूजिन ने खुशी से उसका वेलकम किया और बोली कि वह उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगा। उसने बताया कि कॉर्पोरेशंस हाल ही में बहुत सारे अवेकंड लोगों को लगातार उठा रही हैं, जिस वजह से ऑफिस में स्टाफ की भारी कमी हो गई है। वह उसके करीब झुककर फुसफुसाई कि बहुत लोग कॉर्पोरेशंस के साथ साइन करके पछता रहे हैं, और यह वह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वह ऑफिस एजेंट है, बल्कि सच में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अभी शुरुआती स्टेज में है, एक्सपीरियंस की कमी है और ट्रेनिंग के दौरान होने वाले हादसों की जिम्मेदारी भी अक्सर नहीं लेते। उसने बताया कि ऑफिस एक पुराना और समझदार संगठन है, जबकि कॉर्पोरेट का ढांचा टिका ही एक्सपेरिमेंट पर है। और हाँ, कॉर्पोरेशंस की सैलरी भले अच्छी हो पर काम ज्यादा खतरनाक है। वुहान को यह सब पता था क्योंकि दूसरे संसार में अनगिनत अवेकंड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के दौरान मारे गए थे, और उसे कड़वाहट से याद आया कि कुछ कंपनियों ने उसकी पेमेंट भी हजम कर ली थी और उसे एक्सट्रीम तरीकों से उन्हें पेमेंट करवानी पड़ी थी। उसे यह भी याद आया कि इन्हीं घटनाओं ने उसकी सेमी अवेकंड पहचान ऑफिस को दिखा दी थी और उसे कुछ समय तक निगरानी में भी रखा गया था, और वह सोचने लगा कि शायद उस समय उसकी मुलाकात मैनेजर किम से हुई होगी। यूजिन ने उसकी अवेकंड फाइल सिस्टम में रजिस्टर करना शुरू किया और उसे उसका वर्क फोन पकड़ाया। उसने पूछा कि अब आगे क्या, तो उसने एक बार फिर बताया कि पहले ट्रायल ट्रेनिंग होगी, फिर असेसमेंट, उसके बाद ही प्रमोशन और टीम असाइनमेंट। उसने यह भी कहा कि वह चाहती है कि वह उसकी टीम यानी टीम 1 में आए, और वह भी दिल से यही चाहता था क्योंकि दूसरे संसार में लैब रेड में अगर यूजिन लीड न करती तो वह और उसके साथी बच नहीं पाते, भले बाद में उनके बीच टकराव हुए हों। उसने मन में ठाना कि वह यह सब उसकी और उन पीड़ितों की याद में करेगा। दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आगे साथ काम करने में मजा आएगा। तभी स्ट्रीम में फॉलोअर्स ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। एनपीसीज
इतनी नेचुरल और फ्लो में बात कैसे कर रहे हैं। कमेंटेटर्स बोले कि एनपीसीज आमतौर पर इतना सही और डिटेल में रिस्पॉन्ड नहीं करते। चा और नाउन सोच रहे थे कि आखिर ये ऑप्शन क्या है, और वह हैरान थी क्योंकि पहले जो ली यूजन उसने देखी थी वह इससे बिल्कुल अलग थी। तभी चा को असली सच्चाई मालूम हुई। यह फुली रिस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा एआई जो हर स्थिति पर फ्रीली रिएक्ट कर सके और आम एनपीसी की तरह सीमित न हो। उसने बताया कि यह एआई भारी रिसोर्स खाता है और ऑनलाइन गेम में इसे लगाना असंभव माना जाता था। सोच रहा था कि शायद डेवलपर्स ने रिसोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। चा ने नायोन की राय से नाइंसाफी करते हुए कहा कि यह जरूर एक हिडन ईस्टर एग है, वरना इसे ऐसे छुपाकर नहीं रखा जाता, और शायद इसे एक्टिव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती होंगी। उसने अंदाजा लगाया कि न्यूनतम कंडीशन शायद ये होगी कि शुरुआत से ही जीरो एनहांसमेंट रेशियो पर खेलना पड़े, जो नॉर्मल प्लेयर और पे टू विन प्लेयर के बीच सबसे बड़ा फर्क है। नाउन ने स्ट्रीम को खत्म करते हुए बोला कि अब तो फोरम्स धुआं हो जाएंगे क्योंकि लोग इस पर पागलों की तरह चर्चाएं करेंगे, और चा तो इतना एक्साइटेड हो गया कि बोला आज तो नींद ही नहीं आएगी। वह कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करते करते ही जाग जाएगा। ब्रॉडकास्ट रूम में नाउन ने कहा कि जो भी गेम की स्टोरी को दिल से फॉलो करता है वह इस पूरे सीन को सुपर इंटरेस्टिंग पाएगा, और उसने इशारा किया कि शायद आगे वह किसी बड़े गेस्ट को इनवाइट भी कर सकती है। फिर उसने कमेंटेटर चा को देखते हुए थोड़ा दुख के साथ बोला कि आज जितना स्टोरी प्रोग्रेस तय हुआ था वह यहीं खत्म होता है, और उसने ऑडियंस से कहा कि अगली स्ट्रीम तक वेट करें ताकि आगे की कहानी मिल सके, और अब ट्रांजिशन पीवीपी कंटेंट की तरफ होगा। भले ऑडियंस ने खूब विरोध किया। उधर वो ह्यून बैटल प्रिपरेशन रूम में दिखा और नोटिस किया कि अनोनिमस व्यूअर 62 अभी तक दिखाई नहीं दिया। पहले उसने नाउन से रिक्वेस्ट की थी कि अगर वह व्यूअर कोई कमेंट या डोनेशन करे तो तुरंत बताना, क्योंकि उसे बाकी सबसे ज्यादा उसी की फिक्र थी। नाउन ने हाँ कहा, और चूंकि उस तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया था, वो ह्यून ने स्ट्रीम जारी रखने का फैसला कर लिया। उसने एक मैसेज भेजकर बताया कि वह तैयार है, और नाउन ने पीवीपी सेगमेंट शुरू होने की अनाउंसमेंट कर दी। चा ने कहा कि यह पहली बार है जब हैकर प्लेयर ऑफिशियली मैच खेलने उतरेगा, और वह भी नॉर्मल लीग से शुरुआत होगी। इनवर्स प्लैनेट का रैंकिंग सिस्टम, जिसमें कुल 8 रैंक हैं, दोबारा बताया गया। नॉर्मल लीग में 10 मैच जीतकर ही ब्रॉन्ज रैंक मिलता है। चा ने समझाया कि प्रोफेशनल प्लेयर्स औसतन 30 मिनट में यह कर लेते हैं, जबकि नॉर्मल प्लेयर्स को 2 घंटे लग जाते हैं, जिससे फॉलोअर्स अपने लेवल पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए। तभी अचानक एक नया मिशन मैसेज आया, जिसमें वू ह्यून से कहा गया कि वह 30 मिनट के अंदर ब्रॉन्ज रैंक हासिल करे और इनाम में 5 लाख एक का फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे नाउन दंग रह गई। उसने अपने साथी को मैसेज करके बोला कि मिशन सीधे सीधे माइंड ब्लोइंग है, और पूछा कि क्या वह सच में आधे घंटे में 10 मैच जीत सकता है, जबकि फॉलोअर्स बहस करने लगे कि यह कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, और वे लगातार जल्दी शुरू करने की मांग कर रहे थे। स्टूडियो में एक्साइटमेंट एकदम मैक्स तक पहुंच गया, और नाउन ने सबको बोला कि आखिर तक देखते रहना, क्योंकि अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। मैचिंग सिस्टम ने जोन 6 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक नॉर्मल सोलो मैच जल्दी ढूंढ लिया, और पहला राउंड 10 सेकंड में शुरू होने वाला था। चा हैरान था क्योंकि वू ह्यून ने एक ऐसा हथियार निकाल लिया था जिसे उसने कभी नहीं देखा था, और वह सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बोला अगर ये क्लोज रेंज बिल्ड है तो डिस्टेंस बनाए रखना ही फुल कंट्रोल देगा। पहला राउंड शुरू हुआ और चा सोच रहा था कि शायद विपक्षी प्लेयर ने वू यान को बिल्कुल हल्के में ले लिया है, क्योंकि वह सीधे आइस एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट करने लगा। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी, और राउंड पल भर में खत्म हो गया। वुहान 1-0 से जीत गया। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, विरोधी प्लेयर ने उसे देखते ही सरेंडर कर दिया और बोला कि यह जरूर कोई और स्मर्फ अकाउंट है, सो उसने भी मैच जीत लिया। दूसरे मैच में भी वू ह्यून ने वही अजीब हथियार यूज किया, और विपक्षी प्लेयर के मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि उसकी शैडो स्पीयर को ब्लॉक कर दिया गया है। उसके चेहरे पर साफ दर्द की चीख थी, और दूसरा मैच भी 2-0 से उसके नाम हो गया। मेलोन ब्रेड के खिलाफ क्लीन विन। तीसरा मैच एक खिलाड़ी के खिलाफ था जो ताइक्वांडो यूनिफॉर्म में आया था, और वह भी पल भर में खत्म हो गया। विरोधी घास खाने वाला गिनी पिग सीधे मौत का शिकार हुआ, और वुहान ने फिर 2-0 की जीत पक्की कर ली। विनिंग स्ट्रिक तो बस चलता ही गया, और रिकॉर्ड दिखा कि वू ह्यून ने चौथा, पांचवां, छठा और सातवां मैच भी शानदार और ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स के साथ जीत लिया, टाइम में सिर्फ थोड़ी डिफरेंस के साथ। चा हैरान रह गया क्योंकि वू ह्यून ने सिर्फ 20 मिनट में 10 लगातार जीत हासिल कर ब्रॉन्ज रैंक में प्रमोट हो गया। नाउन का एक्साइटमेंट तो लिमिट क्रॉस कर गया, और फॉलोअर्स ने लेवल के गैप को देखकर पागलों की तरह रिएक्ट किया, परफॉर्मेंस को इंसान और प्रोफेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाला बताया। चा ने कहा कि रिकॉर्ड टाइम अविश्वसनीय है, लेकिन सबसे इंप्रेसिव चीज तो मैच रिकॉर्ड ही है। चा ने एक्सप्लेन किया कि अगर मैच अनफेवरेबल या खतरनाक हो तो परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करती है, खासकर फायर बिल्ड के खिलाफ, लेकिन वू यान ने हर बिल्ड को बिना फ्लक्चुएशन के परफेक्ट डील किया। इसी बीच पाइन कोन से 5 लाख एक की डोनेशन आई। नाउन ने थैंक किया, और चा की क्यूरियोसिटी और एंजाइटी बढ़ गई आने वाले रैंक्ड मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देखने को लेकर। नाउन सोच में पड़ गई कि स्ट्रीमिंग में स्नाइपिंग इतना मुश्किल क्यों है, तो चा ने समझाया
कि किसी स्पेसिफिक प्लेयर के टाइमिंग के साथ सिंक करके वही मैच में एंटर करना लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत मुश्किल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा नहीं होती, लेकिन उम्मीद यही थी कि ये सिर्फ अननेसेसरी वरी है। व्यूअर्स ने इसे आने वाले तूफान का साइन बताया। सिस्टम ने जोन 11 ग्रेवयार्ड में सोलो रैंक्ड मैच फाइंड किया और एंट्री पर किसी ने चिल्लाकर कहा कि उसने टारगेट ढूंढ लिया। ऑरेंज हेयर और ग्लासेस वाला प्लेयर दिखा और वो ह्यून को ब्रेजन बेस्टर कहकर डेट्रीमेंट देने लगा। बोला कि अब हैकर को सुधारने का टाइम आ गया, जिससे फॉलोअर्स शॉक में रह गए कि पहले रैंक्ड मैच में स्नाइपिंग कैसे हो गई। दूसरों ने कहा कि यह सामान्य बिहेवियर है ऐसे प्लेयर्स का, भले ही वे कंपनी के नहीं हैं। चा ने इशारा किया कि वह ऐसे प्रोवोकेशंस में ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि पहले उसे पूरी तरह इग्नोर करने को कहा गया था। नाउ नर्वसली वॉच कर रही थी कि तभी उसके अपोजिट ने जोरदार चीख के साथ पहला राउंड शुरू किया और मासिव एनर्जी एक्सप्लोजन छोड़ा। विपक्षी ने अपने पूरे पावर से उस पर अटैक किया ताकि एक ही फिनिशिंग ब्लो में मैच खत्म हो जाए। वह हवा में उड़ा गालियां देते हुए, जबकि चैट में लोग मजाक कर रहे थे कि पहले जितने प्रॉमिस किए उस पर कोई भी ब्लो नहीं लगा। वू ह्यून ने अपनी स्वीपिंग स्वॉर्ड अटैक से सबको रिकैलकुलेट कर दिया जिन्होंने विपक्षी पर भरोसा किया था, और उन्होंने अपनी वेस्टेड टाइम की नाउम्मीदगी जताई। पहला राउंड 1-0 वू ह्यून की जीत के साथ खत्म हुआ। खिलाड़ी अननोन ने उसे मॉन्स्टर कहा, जबकि खून बह रहा था। सिस्टम ने सेकंड राउंड तुरंत 10 सेकंड में उसी ग्रेवयार्ड एरिना में शुरू कर दिया। विपक्षी ने हार से एम्बैरेसमेंट और डिस्पेयर महसूस किया और लॉस से बचने के लिए आखिरी उपाय के तौर पर वह ट्रिक यूज करने का फैसला किया। दूसरा राउंड शुरू हुआ। माहौल चार्ज्ड था। वू ह्यून ने देखा कि उसके विपक्षी के चारों तरफ एनर्जी ऑरा बन गया था। उसने नोटिस किया कि बैटल का माहौल जमेतनो बदल गया है। उसने एनालिसिस किया, देखा कि विपक्षी की ऑरा अब पहले से शार्प और भारी हो गई है और उसकी मूवमेंट्स बहुत इफेक्टिव हो गई हैं, जो उसे एडेल स्टाइल की याद दिलाती हैं। विपक्षी ने पागलों की तरह हंसते हुए बोला कि वू ह्यून ने आखिरकार समझ लिया कि उसने पहले राउंड में दुबशान में जानबूझकर धीरे खेला, और वू ह्यून को याद आया कि यही होता है जब विपक्षी हैकर या प्रोवोकर होता है। उसके होश वापस आते ही उसे नॉन की वो बात याद आई जिसमें उसने कहा था कि सामने वाले को पूरी तरह तोड़ दे और उसकी घमंड वाली हवा निकाल दे। और जैसे ही उसकी वाइब बदली, सामने वाला बंदा भी सहम तो गया, पर खुद को दिलासा देता रहा कि उसके पास इतना ओपी फायदा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। पर जैसे ही उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि कूल बनने का नाटक मत कर, उसी पल उसने ठंडे चेहरे के साथ उसकी वार रोककर इतना हिंसक काउंटर मारा कि बंदा दर्द से चीख उठा और उसे हरामी तक बोल गया। हर वार के साथ चीखें और बददुआएं निकलती रहीं, और जब वो फर्श पर औंधे मुंह किस्मत को कोसता गिरा, सब लोग शौक में समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। नॉन ने भी कंफर्म कर दिया कि जो दिख रहा है वो 100% सही है। वहीं कमेंटेटर चाह बोल पड़ी कि वो जानबूझकर फिनिशिंग ब्लो नहीं दे रहा, जबकि उसके पास कितने मौके थे। और फिर इस बात को मानते हुए उसने नर्वस होकर कहा कि सच में मैकेनिक का भगवान उसकी सलाह को हूबहू फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे ये इतना ब्रूटल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं था, जिस वजह से दर्शक उसे डरावनी महिला जिसने दानव बना दिया कहने लगे और सोचने लगे कि अगली बार वो कौन कौन सी खतरनाक सलाह दे देगी। दूसरी तरफ हारा हुआ प्लेयर जमीन पर बैठा घबराहट में पूछ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, और वो उसके ऊपर खड़ा ठंडी नजरों से तलवार ताने बस इतना बोला कि जो बातें तूने पहले कही थीं, उनका जवाब अब लौटा रहा हूं, और तलवार नीचे गिरा दी। उसके साथ ही गेम ने दूसरा राउंड खत्म घोषित कर दिया और घोषणा की कि बैक वू ह्योन ने अज्ञात खिलाड़ी पर 2-0 से क्लीन स्वीप जीत लेकर मैच का फाइनल खिताब जीत लिया। फिर तो भाई उसकी विनिंग स्ट्रीक ऐसे चली कि कोई रोक ही नहीं पाया। नॉर्मल मैच हो या ड्यूएल्स, एक के बाद एक वो जीतता गया और रिकॉर्ड टाइम में 30 से ज्यादा लगातार जीतें जमा दी। स्टूडियो में नियॉन दंग रह गई कि वो गोल्ड रैंक तक भी पहुंच गया, और पहली स्ट्रीम में ही 30 विंस मार देना क्या सच में स्मर्फिंग कहलाता है? और आखिर ये खाता क्या है इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए? चैट में फॉलोअर्स उसे स्पैम करने लगे कि भाई बिल्ड सिखा दे। वो पहले थोड़ी हिचकी, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स अपने सीक्रेट्स नहीं खोलते, पर उसने शर्माते हुए पूछ ही लिया और उसने बड़ी सादगी से बोला क्यों नहीं, और बस फिर क्या। नियॉन तो खुशी में उछल पड़ी और ऐलान किया कि मैकेनिक का भगवान खुद अपनी बिल्ड बताएगा और वो इसे कम्युनिटी बोर्ड पर पोस्ट करेगी। दर्शक इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंट खिलाड़ी अपनी कीमती सेटअप उतनी आसानी से बता देगा। टाइम खत्म होते ही नियॉन और चा ने झुककर थैंक्स बोला और स्ट्रीम एंड कर दी। कैमरा बंद होते ही चा बोली कि जो कुछ हुआ वो एकदम पागलपन था। फुली एडेप्टिव एआई, विनिंग स्ट्रीक और ऊपर से बिल्ड रिवील, सीधा कम्युनिटी फोरम में आग लगने वाली है। उसने रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो पता चला कि सबसे लंबी लगातार जीतें बटलर नाम के प्लेयर के पास हैं, 76 विन्स, जो उसने अपने ऑल्टरनेट अकाउंट पर बनाए थे। और नियॉन बोली कि काश
वू ह्योन ये रिकॉर्ड तोड़ दे क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वो कर सकता है। चा ने भी माना कि बटलर जो पागलपन वाली कॉम्पिटिटिव एनर्जी रखता है, शायद अभी से बैठकर मैकेनिक्स के भगवान को वॉच कर रहा होगा, और बस इतना कहकर उसने जोड़ा। इसी बीच इनवर्स टाइम कम्युनिटी पर एक पोस्ट धुआं बनकर फैल गया, जिसमें उस प्लेयर की असली सच्चाई खोली गई जिसने वो हियन को स्नाइप करने की कोशिश की थी, और साफ बताया गया कि वो बंदा अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चलाने के चलते परमानेंट बैन हो गया। कमेंट्स में लोग उसकी आयरनी का मजाक उड़ा रहे थे कि जो खुद चीटर था वही हैकर को सबक सिखाने का ढोंग कर रहा था। ऊपर से हैरत ये कि वो हियन ने उसे जानते हुए भी कि वो हैक चला रहा है फिर भी जमीन में पेल दिया, और लोग बोल रहे थे कि उसके पास कोई फिजिकल हैक जैसी नेचुरल स्किल है जो उसे चीटर्स को भी हराने देती है, और ये तक कह दिया कि बटलर भी ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ प्रोफेशनल प्लेयर बटलर स्क्रीन पर यह सब देख रहा था और सिर्फ इतना बोला, ये दिलचस्प है। कुछ दिन बीतते ही सेकंड स्ट्रीम शुरू होती है, जहां वो हियन जंगल में खड़ा सोच रहा था कि एनोनिमस व्यूअर 62 पिछली स्ट्रीम में दिखा क्यों नहीं, और उसे लग रहा था कि शायद वो कुछ मिस कर रहा है। तभी ली युगजुन फिर से प्रकट हुई और कमेंट सेक्शन उसकी खूबसूरती और एडवांस्ड एआई की तारीफों से फट पड़ा। लोग उसे टॉप 3 पॉपुलर एनपीसी में फिट बता रहे थे। युगजुन ने पूछा कि क्या वो अपनी पहली फील्ड मिशन को लेकर नर्वस है। उसने छोटा सा जवाब दिया कि वो ठीक है। तभी नई मिशन विंडो खुली जिसमें लिखा था कि कॉम्बैट सूट पहनकर दिए गए लोकेशन पर निकलना है। उसे लगा कि ट्रेनी एजेंट को सीधे फील्ड मिशन मिलना अच्छा है, क्योंकि इससे ट्रेनिंग की झंझट बच जाती। गेम में रहने का फायदा। उसने मिशन की प्रकृति पूछी तो युगजुन ने बताया कि उन्हें इन्वर्टेड वर्ल्ड में घुसे हुए एंटिटीज को पूरी तरह खत्म करके जगह को सील करना है। रिपोर्ट्स थीं कि वो एंटिटीज रैम्पेज पर जा सकती हैं। दोनों एक छोड़ी हुई फैक्ट्री पहुंचे, जहां उसने नोटिस किया कि ये भी कॉर्पोरेट्स का छोड़ा हुआ स्पॉट है। युगजुन ने कंफर्म किया कि कॉर्पोरेशन ऐसे प्लेसेस चुपचाप छोड़ देती हैं क्योंकि कभी कभार एंटिटीज भी उनके काम आ जाती हैं। फिर उसने दुख से कहा कि कॉर्पोरेट्स गड़बड़ मचाते हैं और जब मुनाफा न मिले तो किनारा कर लेते हैं, जिस पर वो पूरी तरह सहमत था क्योंकि दोनों दुनिया में कॉर्पोरेट की फितरत एक जैसी निकलती है। उसने बताया कि इस बार की एंटिटीज कीट टाइप की हैं, छोटी और लो डेंजर, पर उनकी भारी संख्या उन्हें झंझट वाला बना देती है। गेट पर सार्जेंट पार्क जून ने सैन्य सलामी देकर पूछा कि क्या वो मैनेजमेंट ऑफिस से जुड़े अवेकंड एजेंट्स हैं। युगजुन ने हाँ कहा और उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया भी। वो उन्हें अंदर ले गया। फैक्ट्री के बीचों बीच वो हियन ने एक बहुत बड़ा नियॉन गेट देखा और बोला कि उसने पहली बार ऐसा गेट ऐसी लोकेशन पर देखा है। वो गौर से उसे घूरने लगा क्योंकि उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसे याद आया कि उसने ये जगह हेल वर्ल्ड में भी देखी थी, पर वहां का गेट मीडियम साइज का था, इतना छोटा नहीं। और जैसे ही वो अंदर जाने लगा उसे लगा कुछ गड़बड़ है। तभी एक और कैरेक्टर आया और तंज कसते हुए बोला, ओहो ये कौन आ गया। चोई हंगचोल, जो गमशिन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा अवेकंड था, उसने तंज भरी मुस्कान के साथ पूछा कि सीनियर एजेंट ली युगजुन जैसी हस्ती इतनी छोटी मोटी एक्सटर्मिनेशन साइट पर कैसे। फिर बोला कि ये तो कितना बड़ा किस्मत वाला कोइंसिडेंस है कि वो और वो एक ही मिशन साइट पर। युगजुन ने उसकी बात पर उंगली उठाई कि तुमने ये जगह पहले छोड़ दी थी और अब इसे मिशन बता रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। पर उसने हंसते हुए कहा कि यह इल्जाम उसके दिल को चोट पहुंचा रहा है। फिर वो वुहियन की तरफ मुड़ा और बोला कि क्या ये वही नया नया ज्वाइन किया हुआ रुकी एम्प्लॉई है, और सीधे उसे बोलने लगा कि ऑफिस में बेवजह पिसने से बेहतर है कि किसी कॉर्पोरेशन में आकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि भाई वहां जिंदगी कम दर्दनाक होती है। युगजुन ने तेजी से बीच में कूदकर चेतावनी दे डाली कि वो अब और लाइन क्रॉस न करे, तो चोई ने हल्के से हाथ उठा दिया जैसे सरेंडर कर रहा हो और बोला कि ठीक है, ये इन्वर्टेड वर्ल्ड वो उसे ही सौंप देता है संभालने के लिए। फिर गुड लक बोलते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद वो हियोन ने पूछा कि ये बंदा आखिर था कौन, तो युगजुन ने थोड़ी थकान और लो ब्लड शुगर वाली वाइब के साथ बताया कि वो उसका सबसे पहला ट्रेनी एजेंट था जिसे उसने हैंडल किया था। लेकिन जब उसे कॉर्पोरेशन ने खींचकर अपने पास ले लिया तो वो मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाने लगा। फिर उसने वो हियोन को कैंडी ऑफर की और कमेंटेटर्स इस पूरे मोमेंट पर दंग रह गए, क्योंकि पहली बार ली युजुन और चोई ह्योंग चोल के रिश्ते की इतनी क्लियर डिटेल्स सामने आ रही थीं, वरना गेम आमतौर पर इसे स्किप करता था। चाबोली की फुली एडेप्टिव एआई ने स्टोरी को और बड़ा कर दिया है और लग रहा है कि प्लेनेट अर्थ कंपनी में और भी छिपी हुई कहानियां पड़ी होंगी। तभी युगजुन ने कहा कि ये उदासी वाली बातें बंद करके अंदर चलते हैं, और वो हान ने हामी भर दी। जैसे ही दोनों गेट पार करके गायब हुए, बाहर चोई अचानक फिर से दिखाई दिया और उन्हें अंदर जाते देख बोला। वे अंदर घुस गए और फिर शातिर मुस्कान के साथ सोचने लगा कि ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए या नहीं।
20 मिनट बाद सीन कट होकर इन्वर्टेड वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होता है, जहां वो हियोन अपने मुंह से खून पोंछते हुए एक तबाही के अवशेषों के बीच खड़ा था। उसे याद आया कि गेट के कॉरिडोर में एंटर करने से पहले उसने नोटिस किया था कि दोनों दुनिया बिल्कुल एक सी दिख रही थीं। तभी अचानक युगजुन ने कहीं से ग्लिच पकड़कर चिल्लाते हुए उसे चेतावनी दी कि संभल जाए, पर वो खुद किसी रहस्यमयी ताकत से धक्का खाकर दूर फेंक दी गई और वो हियोन अकेला जंगल में आ गिरा। इधर उधर देखकर सोचने लगा कि शायद वो उससे अलग हो गया है। उसे पता था कि बाहरी झटकों से कॉरिडोर का ढह जाना आम होता है, इसलिए सबसे पहले उसने उन स्पाइडर्स को निपटाने का फैसला किया जो चारों तरफ से निकलते दिख रहे थे। उसने अंधेरे में चमकती आंखों के साथ अपना डैगर निकाला और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उधर युगजुन ने अपने थंडरस स्प्रेड स्किल से चारों ओर के दुश्मनों को काटना शुरू किया, लेकिन उसे चिढ़ होने लगी क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर्स मरते उतने ही नए उमड़ आते। और तभी उसे शक हुआ कि यह जंगल आकार में छोटे इन्वर्टेड वर्ल्ड जैसा बिल्कुल नहीं बल्कि मीडियम लेवल जैसा बड़ा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। उसने मन में दुआ की कि रुकी सही सलामत हो। उसी पल चोई उसके पीछे आग की भाला से हमला करता दिखा। वो सदमे में चीख उठी, क्या? क्योंकि वो धोखेबाज वार सीधा उसकी तरफ आ रहा था। चोई की तंज भरी हंसी उसके बीचों बीच गूंज गई। वो हैरान थी कि वो यहां कैसे और क्यों। उसकी बांह आग से लिपटी थी और वो धूर्त मुस्कान के साथ बोला कि इसे बस एक सीक्रेट मिशन समझ लेना। फिर उस पर टूट पड़ा और बोला कि वो तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पर्सनल मत लेना। युगजुन ने उसकी बात को बकवास कहा, लेकिन साथ ही महसूस किया कि उसका घाव बहुत गहरा है। उसे समझ आया कि अभी पीछे हटना जरूरी है। उसने अपनी स्किल से एक डिफेंसिव बैरियर बनाया और फिर तेज धमाका करके चोई का ध्यान भटका दिया। चोई अपने साथियों पर चिल्लाया कि उसके पीछे भागो और पीछा करने वालों की दिशा में फेंक दिया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और उसे भागने का मौका मिल गया। चोई ने अपने साथी को गालियां देते हुए फटकारा कि वो उसका रास्ता रोक क्यों नहीं पाया। सिपाही आपस में एक दूसरे को कोसने लगे कि युगजुन कैसे हाथ से निकल गई और उनका लीडर गुर्राकर बोला कि आगे की पूरी एरिया अभी तुरंत छान मारी जाए। युगजुन 100 पैर वाले कीड़े के बिल में छुपकर हांफते हुए खुद से कह रही थी कि अगर ये बिल न मिलता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती, और सोच रही थी कि कॉर्पोरेशन आखिर कैसी साजिश बुन रही है। उधर फॉलोअर्स देख रहे थे कि वो हियोन एक एक वारर में दुश्मनों को धड़ाम कर रहा है और दर्जनों को साफ कर चुका है। तभी उसे अचानक युगजुन की मौजूदगी महसूस हुई और उसे समझ आया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसे उसकी आवाज साफ सुनाई दी और लड़ाई के निशान दिखे, तो वो बिजली जैसी रफ्तार से जंगल चीरता हुआ भागा और देखा कि एक विशाल सेंटीपीड कीड़ा बेबस युगजुन को लपेटे खा रहा है। चैट में लोग पूछ रहे थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग एआई एनपीसी को कीड़ों ने कैसे हरा दिया और वो युगजुन तक इतने परफेक्ट तरीके से कैसे पहुंच गया। तभी वो हियोन एक ही वार में उस दैत्य को चीर देता है और घायल युगजुन को संभालकर नीचे उतरता है। उसकी हालत पूछता है तो वो उसे मुश्किल से पहचान पाती है। वो हियोन तुरंत सिचुएशन एनालाइज कर लेता है कि उसकी लेवल की एजेंट को ऐसे कीड़ों से हराया नहीं जा सकता और ये घाव किसी स्पेशल एबिलिटी का नतीजा है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इस हालात में सिर्फ एक ही अवेकंड ये कर सकता है। वो सीधा पूछता है, क्या करने वाला चोई ह्योंगचोल ही है? और युगजुन हाँ में जवाब देती है। उसे तुरंत समझ आता है कि वो दोनों के अंदर घुसते ही चोई भी पीछे से घुस गया था। स्टूडियो में नॉन और चा दोनों हैरान थे क्योंकि चोई की एंट्री आमतौर पर कॉर्पोरेशन स्टोरी लाइन में बहुत बाद में होती है। अभी होना बहुत ही संदिग्ध और अजीब था। दोनों सोच रहे थे कि यह पूरी तिकड़म फुली एडेप्टिव एआई का असर है जो छिपी हुई कहानी निकाल रही है। कैमरा वापस युगजुन पर शिफ्ट होता है, जहां वो बोलती है कि वो मुश्किल से चोई को भ्रमित कर पाई, लेकिन उसे डर है कि वो फिर से घात लगाने आएगा और उसकी स्किल इस्तेमाल करने से तुरंत उसकी लोकेशन पकड़ ली जाएगी। वो हियोन उसे कहता है कि थोड़ी देर छुप जाए जब तक वो उसके घाव ठीक करता है और जाकर हालात संभालता है। साथ ही कहता है कि वो पहले बाहर निकल जाए, लेकिन युगजुन ये सुनकर गुस्से और चिंता में भरी मना कर देती है कि चोई को अकेले फेस करना बेवकूफी है, क्योंकि चोई एक वेटन अवेकंड है और वो हियोन जैसे रुकी के बस की बात नहीं। पर वो बिना घबराए कहता है कि सब ठीक रहेगा और उसके पास पूरा प्लान है। वो जितना आत्मविश्वास से बोलता है उतना ही युगजुन को उसकी क्षमता पर शक रहता है। थोड़ी ही देर में दुश्मन सैनिक जंगल में युगजुन को ढूंढते पहुंचते हैं। चोई चिढ़कर पूछता है कि आखिर वो छुपी कहां है। फिर अपने आदमियों को वैली के नीचे तक सर्च करने का आदेश देता है और खुद टारगेट ढूंढने उतरता है। तभी अंधेरे में एक तेज हरकत उसकी नजर में आती है और अचानक कोई इंसान उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है। वो चीखते हुए रुकने की गुहार लगाता है। चोई ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि वही रुकी है जो युगजुन के साथ था। चोई उसकी मौजूदगी देखकर दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है कि भगवान ने इसे आसान कर दिया, सीधा टारगेट खुद ही सामने आ गया। वो हियोन घबराया डरा होने का ड्रामा करते हुए बोलता है कि कॉरिडोर एकदम ढह गया और वो युगजुन से अलग हो गया और भोलेपन से पूछता है कि नेताजी आपको पता है क्या हुआ?
चैट में फॉलोअर्स उसके एक्टिंग स्किल्स पर ताली बजाते हुए मजाक कर रहे थे कि अब तो चोई की बर्बादी पक्की है, क्योंकि उसने ट्रैप को पहचान ही नहीं पाया। चोई उसकी नासमझी का फायदा उठाकर अहंकारी अंदाज में पूछता है कि क्या वो सच में कुछ नहीं जानता। फिर धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे बताता है कि क्या हुआ, और धमकी भरे अंदाज में बोलता है कि अभी थोड़ी सी नींद आएगी और फिर युगजुन से भी मुलाकात हो जाएगी। यानी वो सीधे उसकी जान लेने वाला था। जैसे ही वो धोखे वाला वार करने के लिए आगे झुका, वो हियोन, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, एकदम तैयार हो गया और चोई के करीब आते ही उस पर अपना काउंटर अटैक दाग दिया। तो आज के वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो इस महीने जितने भी वीडियो मैंने दिए, लगता है मेरे पास अब इस महीने के लिए ये वॉइस जनरेट करने के टोकन बचे ही नहीं है। मतलब बात यह है कि इस वॉइस को क्रिएट करने के लिए मेरे टोकन चाहिए, और अब वो खत्म हो गए हैं। तो आगे मैं वीडियो कैसे डालूंगा ये सोच रहा हूं, देखेंगे क्या होगा। तो फिलहाल अलविदा। और हाँ, ये भी बताइए कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं।